अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। जी, तो स्लाइड का शीर्षक है विलोम शब्द निर्माण उपसर्ग विधि। अच्छा, हाँ मतलब हम विलोम शब्द बनाने का वो तरीका देखेंगे जिसमें उपसर्ग का इस्तेमाल होता है। हाँ बिल्कुल। और इसका पहला पॉइंट है शब्द रचना की वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि मतलब ये कोई तुक्का नहीं है, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है, एक सिस्टम है। एकदम सही। और इसीलिए दूसरा पॉइंट कहता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि जहाँ सिस्टम होता है वहाँ से सवाल बनते हैं। सही बात है। तो तीसरा पॉइंट इसी से जुड़ा है, रटना नहीं समझना है। बिल्कुल, अगर आपने विज्ञान समझ लिया तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यहाँ एक एग्जाम फैक्ट भी दिया है, उपसर्ग प्रीफिक्स का प्रयोग शब्द के आदि यानी आरंभ में होता है। जी, ये सबसे बुनियादी नियम है। उपसर्ग मतलब उप यानी समीप और सर्ग यानी सृष्टि करना, तो जो शब्द के शुरू में आकर एक नए अर्थ की सृष्टि करे। अच्छा, तो अब अगली स्लाइड है। शब्द रचना और विलोम, जी इसमें मूल सिद्धांत समझाया गया है। जी, पहला पॉइंट है मूल सिद्धांत, उपसर्ग शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाता है। ये तो हमने अभी समझा। हाँ, और दूसरा पॉइंट है कि इससे होता क्या है, अर्थ परिवर्तन। शब्दांश जुड़ने से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है या उलट जाता है। मतलब या तो मतलब थोड़ा बदलेगा या फिर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जी, जैसे उदाहरण दिया है, हार शब्द का अर्थ पराजय है, लेकिन प्र जोड़ने पर प्रहार यानी चोट बनता है। ओ, तो यहाँ अर्थ बदला, उल्टा नहीं हुआ। हार का मतलब था पराजय और प्र लगते ही मतलब हो गया हमला। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत जरूरी एग्जाम क्वेश्चन भी है। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं, लेकिन जो शुरू में जुड़ता है वो उपसर्ग है। सही है, ये अंतर हमेशा याद रखना चाहिए। उपसर्ग पहले, प्रत्यय बाद में। चलिए अब कुछ खास उपसर्गों को देखते हैं। पहला है अप उपसर्ग, बुरा या हीन। अच्छा, तो अप का मतलब ही नेगेटिव है। हाँ, इसका अर्थ है बुरा, हीन, विपरीत। ये शब्द की इज्जत कम कर देता है, ऐसा समझ लीजिए। जैसे उदाहरण है, मान का बन गया अपमान, जी, यश का अपयश, और कीर्ति का अपकीर्ति। मतलब हर जगह ये मान यश कीर्ति को कम कर रहा है, हीन बना रहा है। बिल्कुल, इसीलिए फैक्ट में लिखा है अप उपसर्ग का प्रयोग हीनता या लघुता दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला उपसर्ग है प्रति, उल्टा या सामना। हाँ, प्रति का मतलब है बराबरी की टक्कर। इसका अर्थ है उल्टा, सामने, हर एक। हर एक, वो कैसे? जैसे हम कहते हैं प्रतिदिन मतलब हर दिन, या प्रति व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति। पर विलोम में इसका अर्थ उल्टा या सामने वाला ज्यादा काम आता है। अच्छा, जैसे उदाहरण है कूल का प्रतिकूल, कूल मतलब किनारा या पक्ष और प्रतिकूल मतलब विपक्ष या उल्टा। सही पकड़ा। वैसे ही घात का प्रतिघात, एक्शन का रिएक्शन, हमला और जवाबी हमला। बिल्कुल। और वादी का प्रतिवादी, मतलब जो वाद दायर करे और जो उसका सामना करे। यहाँ एक एग्जाम क्यू भी है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? उत्तर प्रति। ये तो सीधा है। जी, अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प जोड़ी पर, सु बनाम कु। गुड वर्सेस बैड, अच्छा बनाम बुरा। हाँ, ये हिंदी के सबसे आम उपसर्ग हैं। पहले सु का अर्थ देखते हैं। सु अच्छा, शुभ, गुड। जैसे पुत्र से बना सुपुत्र। अच्छा बेटा। हाँ, और मति से सुमति, यानी अच्छी बुद्धि। हाँ। अब इसका विलेन कु बुरा, बैड। तो पुत्र से बन गया कुपुत्र। बुरा बेटा। हाँ, और चाल से कुचाल, बुरी चाल। तो फैक्ट बिल्कुल साफ है, सु और कु हिंदी के उपसर्ग हैं जो क्रमशः अच्छा और बुरा का भाव देते हैं। एकदम स्पष्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, निर और निस, अभाव। ये दोनों उपसर्ग बिना या नहीं का भाव देते हैं। इनका अर्थ है बिना, विदाउट, बाहर, आउटसाइड, निषेध, प्रोहिबिशन। मतलब किसी चीज की कमी या उसका ना होना। जी, जैसे आधार से बना निराधार, जिसका कोई बेस ना हो, बेसलेस। भय से निर्भय, जिसे डर ना हो, फेयरलेस। और अपराध से निरपराध। हाँ, जिसने अपराध ना किया हो, इनोसेंट। एग्जाम फैक्ट है कि एग्जाम क्यू निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है निर। जी, निर प्लस वाह। अगला है वी, भिन्नता और अभाव। वी उपसर्ग के कई शेड्स हैं। इसका अर्थ भिन्न, विशेष, अभाव, ये सब हो सकता है। अच्छा, तो ये कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। हाँ, विलोम के लिए अभाव वाला अर्थ ज्यादा काम आता है। जैसे राग यानी लगाव से बना विराग। डिटैचमेंट मतलब लगाव का अभाव। बिल्कुल। योग यानी मिलन से बना वियोग यानी बिछड़ना। और देश से विदेश, मतलब अपना देश नहीं, कोई दूसरा, भिन्न देश। सही है। और एग्जाम फैक्ट है, एग्जाम क्यू विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है वी। यहाँ इसका अर्थ विशेष है, विशेष ज्ञान। अगला उपसर्ग है दूर, कठिन या बुरा। ये कु का ही भाई है पर संस्कृत वाला। इसका अर्थ है बुरा, बैड, कठिन, डिफिकल्ट, दुष्ट, विकेड। अच्छा, जैसे सज्जन का विलोम दुर्जन। हाँ, अच्छा आदमी बनाम बुरा आदमी। भाग्य का दुर्भाग्य। अच्छा भाग्य बनाम बुरा भाग्य। और गंध का दुर्गंध। अच्छी महक बनाम बुरी बदबू। तो इसका एग्जाम क्यों है, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? उत्तर दुर। जी, दुर प्लस आत्मा यानी बुरी आत्मा। ठीक है। अब है अव, हीनता या पतन। ये अप उपसर्ग जैसा ही है, गिरावट दिखाता है। इसका अर्थ है हीन, इंफीरियर, नीच, लो। अच्छा, डाउनफॉल। हाँ, जैसे उन्नति यानी तरक्की का विलोम है अवनति, यानी गिरावट। और गुण का विलोम अवगुण। बिल्कुल, गुण का पतन।
तो एग्जाम क्यों है अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अव। अब एक और जोड़ी आ रही है, स्व बनाम पर। सेल्फ वर्सेस अदर, अपना बनाम पराया। तो स्व का अर्थ है स्व, अपना, और पर का अर्थ है पर, दूसरा, पीछे। ये तो बहुत सीधा है, जैसे स्वाधीन, जो अपने अधीन हो, का विलोम पराधीन। जो दूसरे के अधीन हो। और स्वदेश, अपना देश, का विलोम परदेश। दूसरा देश। यहाँ एक और शब्द है परोपकार। ये पर प्लस उपकार से बना है, मतलब दूसरों पर उपकार। सही। एग्जाम फैक्ट भी यही कहता है। पर उपसर्ग का अर्थ बाद में या दूसरा होता है, जैसे परलोक। जी, दूसरा लोग। अब तक तो हमने संस्कृत और हिंदी के उपसर्ग देखे, अब है उर्दू फारसी के निषेधात्मक उपसर्ग। हाँ, भाषाएं जब मिलती हैं तो शब्द भी लाती हैं। ये भी न या नहीं का भाव देते हैं। पहला है ला। ला, बिना, विदाउट, जैसे इलाज से ला इलाज, जिसका इलाज ना हो सके, और परवाह से लापरवाह, जिसे कोई परवाह ना हो। दूसरा है गैर, निषेध, प्रोहिबिशन, नॉन। ये अंग्रेजी के नॉन जैसा है, अच्छा। जैसे हाजिर से गैर हाजिर, एब्सेंट। और कानूनी से गैर कानूनी यानी इलीगल। इसका एग्जाम फैक्ट है एग्जाम क्यू बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है बे। हाँ, बे का मतलब भी बिना होता है। बेइंसाफी मतलब बिना इंसाफ के। अब कुछ असली परीक्षा के प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। पहला है परीक्षा प्रश्न विश्लेषण, गमन। जी। प्रश्न है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? विकल्प है ए उप, बी आ, सी प्रति, डी अनु। तो गमन का मतलब है जाना, इसका उल्टा होगा आना, तो सही उत्तर है बी आ। हाँ, व्याख्या भी यही है, गमन प्लस आ इज इक्वल टू आगमन। बिल्कुल, और यहाँ का फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आ उपसर्ग का अर्थ तक या समेत या उल्टा भी होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न, परीक्षा प्रश्न विश्लेषण, स्पृश्य। सवाल है स्पृश्य, टचेबल शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? विकल्प हैं ए निह, बी अनु, सी अ, डी कु। स्पृश्य मतलब जिसे छू सके, इसका उल्टा होगा जिसे न छू सके। तो निषेध के लिए सबसे आम उपसर्ग है अ। सही उत्तर सी है। हाँ, स्पृश्य से अस्पृश्य। फैक्ट भी यही है, अ उपसर्ग का प्रयोग निषेध के अर्थ में होता है। अब तीसरा सवाल, परीक्षा प्रश्न विश्लेषण, व्यवस्था। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? विकल्प हैं अ, आ, अप, परी। व्यवस्था मतलब ऑर्डर, इसका उल्टा होगा डिसऑर्डर। यहां भी निषेध का भाव है तो अ लगेगा, अव्यवस्था। सही उत्तर ए। और फैक्ट कहता है अ उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ अक्सर नेगेटिव अर्थ देता है। अब एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, शब्द एक उपसर्ग अनेक। अच्छा, मतलब एक ही शब्द पर अलग अलग उपसर्ग लगाकर देखना। जी, हमारा मूल शब्द है आचार यानी व्यवहार। ठीक है, तो इस पर अलग अलग उपसर्ग लगाकर देखते हैं। पहला है अनाचार, ये कैसे बना? ये बना अन प्लस आचार से, इसका मतलब है बुरा व्यवहार। अच्छा, दूसरा है दुराचार। ये बना दुर प्लस आचार से, इसका मतलब हुआ दुष्ट व्यवहार। ये अनाचार से ज्यादा गंभीर है। ती प्लस आचार से बना है, अति का मतलब है बहुत ज्यादा, तो हद से ज्यादा बुरा व्यवहार यानी जुल्म। कमाल है, एक ही शब्द के 3 अलग अलग नेगेटिव शेड्स। तो एग्जाम क्यों है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? उत्तर अति। जी बिल्कुल। अब एक जरूरी नियम देखते हैं, अनुपसर्ग स्वर संधि नियम। ये अ और आन वाला कंफ्यूजन दूर करेगा। हाँ, नियम है यदि शब्द स्वर से शुरू हो तो अ के बजाय अन लगता है। अच्छा, ताकि बोलने में आसानी हो। जी, जैसे आहूत, इनवाइटेड का विलोम अनाहूत। आ स्वर है इसलिए अन लगा, उपस्थित का अनुपस्थित। और इच्छा का अनिच्छा। फैक्ट है, अन संस्कृत का निषेधवाचक उपसर्ग है जो स्वरों के साथ जुड़ता है। ये बहुत उपयोगी नियम है। अगला उपसर्ग है परा, उल्टा या पीछे। इसका अर्थ है उल्टा, रिवर्स, पीछे, बिहाइंड। जी, इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है जय का विलोम पराजय, जीत का हार और भव का पराभव। जिसका मतलब भी हार या विनाश होता है। और एक है वर्तन से परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। ठीक है, फैक्ट है, परा उपसर्ग का मुख्य प्रयोग जय का विलोम पराजय बनाने में होता है। आप देखते हैं नी, भीतर या नीचे। इसके अर्थ हैं निषेध, अधिकता, नीचे। हाँ, जैसे रोग से निरोग, यहाँ नी या निर उपसर्ग है जिसका मतलब है रोग से रहित। संदेह से निस्संदेह। और पाप से निष्पाप, तो ये भी अभाव या निषेध ही दिखाता है। एग्जाम क्यों है, नी उपसर्ग का अर्थ भीतर या नीचे होता है, जैसे निवास में। जी, अब अंत में एक क्विक लिस्ट है, महत्वपूर्ण विलोम उपसर्ग सूची। पहला है कु वर्सेस सु, जैसे कुख्यात का विलोम विख्यात या सुख्यात। फिर है दुस, जैसे साहस से दुस्साहस, मतलब बुरा साहस। अध मतलब आधा, पका से अध पका। और बिन मतलब बिना, देखा से बिन देखा। फैक्ट, बिन हिंदी का उपसर्ग है, जैसे बिन ब्याहा, बिन जाने। जी, तो इन सब जानकारियों के बाद आता है सफलता का मूल मंत्र। पहला पॉइंट, 1. मूल शब्द पहचाने। विलोम बताने से पहले मूल शब्द रूट वर्ड को अलग करें। ये सबसे जरूरी है। अगर आपने अनाचार में आचार पहचान लिया तो आधा काम हो गया। दूसरा, 2. उपसर्ग का अर्थ समझें।
उपसर्ग यह तय करता है कि शब्द नकारात्मक है या सकारात्मक। आपको पता होना चाहिए कि सु अच्छा है और कु बुरा। और तीसरा 3 अभ्यास करें, उपसर्गों की सूची याद रखें। बिल्कुल, प्रैक्टिस से ही ये पैटर्न दिमाग में बैठते हैं। और आखिर में एक एग्जाम टिप है, परीक्षा में आ गमन आगमन और अ न्याय अन्याय के अंतर पर विशेष ध्यान दें। हाँ, क्योंकि ये दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं। अ निषेध करता है और आ अक्सर उल्टा या सीमा बताता है। और टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसका मतलब यही हुआ कि हम ये सीखेंगे कि कैसे कई शब्दों के एक समूह को सिर्फ एक शब्द में कहा जा सकता है। बिल्कुल, इसे गागर में सागर भरने की कला भी कहते हैं। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा मुहावरा है। हाँ, इसका मतलब है कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना, जो कि आप देखें तो इस विषय का सार भी है। सही बात है, और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष है। बिल्कुल, ये जो पूरी चर्चा है ये खास तौर पर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए ही है। तो फिर चलिए इसका परिचय और महत्व समझते हैं। परिचय एवं महत्व। तो इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना। मतलब शब्द कम इस्तेमाल हो लेकिन उनका मतलब गहरा और पूरा निकले। और इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य है भाषा में संक्षिप्तता यानी ब्रेविटी, सुंदरता मतलब ब्यूटी और गंभीरता जिसे हम ग्राविटास कहते हैं वो लाना। अच्छा, मतलब भाषा को छोटा, सुंदर और असरदार बनाना। एकदम सही। यहाँ एक एग्जाम फैक्ट भी है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। ये कला निबंध लेखन मतलब ऐसे राइटिंग और संक्षेपण यानी प्रिसीज राइटिंग में बहुत काम आती है। बिल्कुल, वहाँ शब्द सीमा होती है तो ये शब्द बहुत मदद करते हैं। तो चलिए अब पहले समूह पर आते हैं, ज्ञान और बुद्धि। ज्ञान और बुद्धि यानी नॉलेज एंड इंटेलेक्ट से जुड़े शब्द। पहला शब्द है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो, जिसे हम ओमनिशिएंट कहते हैं। सर्व का मतलब सब और ज्ञा का मतलब जानने वाला। हाँ, इसी ज्ञा से कई शब्द बनेंगे। जैसे अगला है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ, अल्प मतलब थोड़ा, तो जो बहुत थोड़ा जानता हो। बिल्कुल, वन हु नोज लिटिल। फिर आता है बहुज्ञ। बहु मतलब बहुत सारे। हाँ, तो बहुज्ञ वो हुआ जो बहुत सी भाषाएं या बहुत से विषय जानता हो, जिसे पॉलीमैथ भी कहते हैं। अच्छा, ये सर्वज्ञ से अलग है। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला और बहुज्ञ मतलब बहुत कुछ जानने वाला। सही पकड़ा। अब अगला शब्द है अज्ञ। अज्ञ, तो अ का मतलब नहीं होता है, तो जो कुछ नहीं जानता हो। एकदम सही, इग्नोरेंट। और इसका ठीक उल्टा विज्ञ, हाँ विज्ञ मतलब जो जानकार हो, नॉलेजेबल। यहाँ एक नोट भी दिया है। हाँ, और ये जरूरी है कि अज्ञ और विज्ञ अक्सर विलोम शब्द मतलब एंटोनिम्स के रूप में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई ज्ञान की बात। अब दिशाओं का ज्ञान लेते हैं। दिशाओं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ डायरेक्शंस। पहली दिशा है ईशान। ईशान मतलब नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कहते हैं। अच्छा, उत्तर पूर्व। और उत्तर पश्चिम? उत्तर पश्चिम को कहते हैं वायव्य। वायव्य, ठीक है। फिर है नैऋत्य। नैऋत्य हुई दक्षिण पश्चिम दिशा, साउथ वेस्ट। और आग्नेय? ये तो अग्नि जैसा लग रहा है। हाँ, आग्नेय मतलब दक्षिण पूर्व, हाँ। साउथ ईस्ट। एक और शब्द है ऐन्द्री। ऐन्द्री का मतलब है पूर्व दिशा, ईस्ट। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प एग्जाम फैक्ट है। हाँ, कि ईशान कोण को वास्तुशास्त्र में सबसे पवित्र माना जाता है। सही है, मैंने भी सुना है कि पूजा घर ईशान कोण में होना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए दिशाओं से आगे बढ़ते हैं इच्छाओं की तरफ। प्रमुख इच्छाएं। मेजर डिजायर्स। पहला शब्द है मुमुक्षा। मुमुक्षा यानी मोक्ष की इच्छा। और अगला है बुभुक्षा। ये तो भोजन से जुड़ा लग रहा है। हाँ, बुभुक्षा मतलब खाने की इच्छा। फिर है पिपासा। पिपासा यानी पीने की इच्छा। प्यास। अगला शब्द बहुत मजबूत है, जिजीविषा। हाँ, जिजीविषा, जीने की प्रबल इच्छा। और एक और है युयुत्सा। युयुत्सा, युद्ध करने की इच्छा। एग्जाम फैक्ट यहाँ भी है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखें। इच्छा है मुमुक्षा, लेकिन जो इच्छा रखने वाला व्यक्ति है वो है मुमुक्षु, मात्रा व्यक्ति के लिए। बिल्कुल, ये अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब अग्नि के विभिन्न रूपों पर बात करते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फायर। पहला है दावानल। दावानल मतलब जंगल में लगने वाली आग, फॉरेस्ट फायर। दाव का एक अर्थ जंगल होता है। अच्छा, और दूसरा है बड़वानल। ये कहाँ लगती है? बड़वानल कहते हैं समुद्र में लगने वाली आग को, सबमरीन फायर। समुद्र में आग? हाँ, ये एक कॉन्सेप्ट है जो अक्सर समुद्री ज्वालामुखी से जुड़ा होता है। और तीसरी है जठराग्नि। ये तो पेट से संबंधित है। बिल्कुल, जठ र अग्न, पेट की आग या भूख, डाइजेस्टिव फायर। ये तीनों हिंदी परीक्षाओं में सबसे अधिक दोहराए जाने वाले प्रश्न हैं। हाँ, ये तीनों शब्द बहुत आम है परीक्षाओं में। एक और एग्जाम फैक्ट है। हाँ, कि अनल का अर्थ आग है जबकि अनिल का अर्थ हवा है। ये सुनने में एक जैसे हैं पर अर्थ अलग है। ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब समय चक्र की बात करते हैं, टाइम साइकिल। इसमें पहला है शाश्वत। शाश्वत यानी जो हमेशा रहने वाला हो, इटर्नल। और इसका उल्टा है क्षणिक। क्षणिक मतलब जो क्षण भर में नष्ट हो जाए, मोमेंट्री। बिल्कुल। तीसरा शब्द है भूतपूर्व। भूतपूर्व मतलब जो पहले था पर अब नहीं है, जैसे भूतपूर्व राष्ट्रपति, फॉर्मर। और चौथा है अभूतपूर्व। अभूतपूर्व मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ, अनप्रेसिडेंटेड। सही। और पांचवा है गोधूली। गोधूली, शाम और रात के बीच का समय, डस्क। हाँ, और इसका एग्जाम फैक्ट बहुत ही सुंदर है। बताइए। गोधूली का शाब्दिक अर्थ है गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल का समय। अरे वाह,
पुराने समय में जब गायें चरकर लौटती थीं, उस वक्त का ये वर्णन है। बिल्कुल। तो चलिए अब अगले खंड पर आते हैं। स्त्री विशेष। स्पेसिफिक टू वुमेन। पहला शब्द सधवा, सधवा उस स्त्री को कहते हैं जिसका पति जीवित हो। और इसका विलोप है विधवा। हाँ, विधवा, जिस स्त्री का पति मर गया हो। तीसरा शब्द है नवोढ़ा। नव मतलब नया, हाँ, नवोढ़ा मतलब हाल ही में ब्याही स्त्री। न्यूलीवेड। एक और शब्द है आगत पतिका, आगत पतिका। जिसका पति परदेश से लौटा हो। आगत मतलब आया हुआ। और इसका भी एक एग्जाम फैक्ट है। हाँ, प्रोषित पतिका। ये वो स्त्री है जिसका पति परदेश गया हो। अच्छा, आगत पतिका जिसका पति आया हो और प्रोषित पतिका जिसका पति गया हो। बिल्कुल। अब बात करते हैं अध्यात्म और ईश्वर की। स्पिरिचुअलिटी एंड गॉड। पहला शब्द बहुत आम है, आस्तिक। हाँ, ईश्वर में विश्वास रखने वाला। थियस्ट। और जो विश्वास न रखे वो नास्तिक। एथियस्ट। फिर है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी मतलब जो सब जगह व्याप्त हो। ओमनी प्रेजेंट। और अगोचर। अगोचर मतलब जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, इम्परसेप्टेबल, जिसे हम देख सुन नहीं सकते। यहाँ का एग्जाम फैक्ट है कृतज्ञ। ये तो ईश्वर से नहीं जुड़ा है। नहीं, पर ये नैतिकता से जुड़ा है। कृतज्ञ वो है जो उपकार को नहीं मानता। अनग्रेटफुल। अच्छा, और इसका विलोम होता है कृतज्ञ। हाँ, कृतज्ञ जो उपकार को मानता हो। ठीक है, अब आते हैं वाणी संबंधी शब्दों पर। स्पीच रिलेटेड। पहला है वाचाल। वाचाल मतलब जो बहुत बोलता हो, टॉकेटिव। और जो बोल ना सके, वो होता है मूक। म्यूट। तीसरा है मितभाषी। मितभाषी मतलब कम बोलने वाला। मित मतलब कम या नपातुला। और जो मीठा बोलता हो, वो है मृदुभाषी, सॉफ्ट स्पोकन। मृदु का मतलब मीठा या कोमल होता है। एक और शब्द है आशुतोष, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। हाँ, इजीली प्लीज्ड। इसका एग्जाम फैक्ट क्या है? इसका एग्जाम फैक्ट ये है कि आशुतोष शब्द भगवान शिव के लिए रूढ़ है। मतलब खासतौर पर उन्हीं के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, क्योंकि वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं जन्म और कुल की, बर्थ एंड लीनियज। पहला है कुलीन। कुलीन मतलब जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, अरिस्टोक्रेट। फिर है सहोदर। सहोदर, एक ही माँ के पेट से जन्मे, सिबलिंग। सह मतलब साथ और उदर मतलब पेट। बहुत अच्छे। अब है अग्रज। अग्रज, जिसका जन्म पहले हुआ हो, एल्डर ब्रदर। और अनुज, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, यंग ब्रदर। अनु मतलब पीछे और ज मतलब जन्मा हुआ। एकदम सही। अगला शब्द है द्विज। द्विज, द्वि मतलब दो, जिसका जन्म दो बार हो। ये कैसे? हाँ, ये पक्षी, दांत और ब्राह्मण, इन तीनों के लिए इस्तेमाल होता है। पक्षी पहले अंडे में, फिर अंडे से बाहर। दांत पहले दूध के, फिर पक्के। और ब्राह्मण का दूसरा जन्म यज्ञोपवीत संस्कार को माना जाता है। ये तो बहुत ही गहरा अर्थ है। हाँ, और यहाँ का एग्जाम फैक्ट है अंत्यज। अंत्यज, जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो। जी, चलिए अब शौर्य और शत्रु पर आते हैं। वैलर एंड एनिमी। पहला ही शब्द बड़ा पावरफुल है, अजात शत्रु। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। और दूसरा शत्रुघ्न। शत्रुघ्न यानी शत्रु का नाश करने वाला। फिर है अजेय। अजेय, जिसे जीता न जा सके, इनविंसिबल। और दुर्जेय। दुर्जेय, जिसे जीतना कठिन हो। दुर का मतलब ही कठिन होता है। और एग्जाम फैक्ट है युधिष्ठिर। हाँ, युधिष्ठिर का अर्थ है जो युद्ध में स्थिर रहता है। अब चलते हैं आहार विहार पर, डाइट एंड कंडक्ट। पहला शब्द निरामिष। निरामिष, मांस ना खाने वाला, वेजिटेरियन। और इसका विलोम है सामिष। सामिष मतलब मांस खाने वाला, नॉन वेजिटेरियन। फिर है अल्पाहारी। अल्पाहारी, कम भोजन करने वाला, लाइट ईटर। और एक और है मिताहारी। मिताहारी, नपातुला भोजन करने वाला, मॉडरेट ईटर। यहाँ का एग्जाम फैक्ट तो सीधा है, निरामिष का विलोम सामिष होता है। बिल्कुल। अब आते हैं कार्य क्षमता पर, कैपेबिलिटी एंड एक्सेस। पहला है दुर्गम। जहां जाना कठिन हो, इनएक्सेसिबल। और इसका विलोम सुगम। जहां जाना सरल हो, एक्सेसिबल। और एक और है अगम। अगम मतलब जहां जाया ना जा सके, अनरीचेबल। हाँ, और चौथा है अक्षम्य। अक्षम्य, जो क्षमा करने योग्य ना हो, अनपार्डनेबल। और एग्जाम फैक्ट है अदम्य। अदम्य, जिसका दमन न किया जा सके, जैसे अदम्य साहस। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। हैंड रिटन, और पांडुलिपि, किसी किताब की हाथ से लिखी हुई प्रति, मैन्यूस्क्रिप्ट। फिर है अपठनीय, जो पढ़ने योग्य ना हो, इलेजिबल, जिसकी लिखावट समझ ना आए। और किंवदंती, जो बात लोगों से सुनी गई हो, लेजेंड या हियरसे। और इसका एग्जाम फैक्ट बहुत काम का है। हाँ, कि जो व्याकरण जानता हो उसे वैयाकरण कहते हैं। वैयाकरण, तो याद रखना होगा। बिल्कुल। अब आते हैं विशिष्टता पर। यूनिकनेस एंड वैल्यू। पहला शब्द है अद्वितीय। जिसके समान दूसरा ना हो। यूनिक, फिर है अनुपम, जिसकी उपमा न दी जा सके। इनकम्पैरेबल। और अमूल्य, अमूल्य, जिसका मूल्य न आका जा सके। प्राइसलेस, और बहुमूल्य, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो। एक्सपेंसिव। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। अमूल्य मतलब प्राइसलेस और बहुमूल्य मतलब वेरी एक्सपेंसिव। एकदम सही। और एग्जाम फैक्ट है अकिंचन। अकिंचन, जिसके पास कुछ भी न हो, डेस्टिट्यूट। जी। अब मन और स्वभाव पर आते हैं। माइंड एंड नेचर। पहला एकाग्रचित्त, जिसका चित्त एक विषय में लगा हो, फोकस्ड। और चंचल, जो एक स्थान पर न रुके, रेस्टलेस। फिर है तटस्थ, जो किसी पक्ष में न हो, न्यूट्रल। और उदासीन, जो सांसारिक भावों से दूर हो, इनडिफरेंट। इसका एग्जाम फैक्ट तो बहुत ही बड़ा शब्द है, किंग कर्तव्य विमूढ़। हाँ, किंग कर्तव्य विमूढ़ मतलब
जिससे ये ना सूझे कि क्या करना चाहिए, कंफ्यूज्ड। क्या करूं क्या ना करूं वाली स्थिति। बिल्कुल। अब कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्यों पर एक नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स। जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध, इलीगल, जिसका कोई आकार ना हो, निराकार, फॉर्मलेस, जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट या विजिबल, और जो आंखों के सामने न हो, परोक्ष, इनडायरेक्ट, कम खर्च करने वाला। मितव्ययी, फ्रूगल। और ये सारे शब्द मोस्ट रिपीटेड इन एसएससी एंड आरओ एग्जाम्स हैं। मतलब ये तो याद करने ही करने हैं। बिल्कुल। तो अब क्या खुद को परखें? हाँ जरूर, टेस्ट योरसेल्फ। प्रश्न 1, जिसका कोई शत्रु न हो के लिए एक शब्द है। ए शत्रुघ्न, बी अजातशत्रु, सी अजातशत्रु, डी अजेय। इसका सही जवाब है सी, अजातशत्रु। सही है। और प्रश्न 2, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। विकल्प हैं ए मुमुक्षु, बी मुमुक्षा, सी माक्षिका, डी योगी। यहाँ पर वो आ और ऊ का अंतर काम आएगा। इच्छा रखने वाला है तो ए मुमुक्षु। एकदम सही उत्तर है 1 का सी और 2 का ए। तो अब आ गए हम आखिरी स्लाइड पर, सफलता का मंत्र। मंत्र ऑफ सक्सेस। इसका सारांश है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। और प्रो टिप ये है कि शब्दों के अंत में ज, ज्ञ और ग जैसे प्रत्ययों को पहचाने। हाँ, ज मतलब जन्म, ज्ञ मतलब ज्ञान और ग मतलब गमन। इससे अर्थ का अंदाजा लग जाता है। और सबसे जरूरी बात, निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। वाक्य भेद और विराम चिन्ह। हाँ, और हमारा मिशन है इसे रटना नहीं बल्कि समझना, ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल कितना भी घुमाकर पूछा जाए हम तैयार रहें। सही है। तो समझने की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरी बात से करते हैं। बिल्कुल। हमारे स्रोत में एक परीक्षा तथ्य दिया गया है। क्या है वो? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, लेकिन भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है। यहाँ पर थोड़ा रुकते हैं क्योंकि ये लाइन बहुत कुछ कहती है। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। वर्ण मतलब क, ख, ग ये लिखने की सबसे छोटी ईंटें हैं। जी। लेकिन सिर्फ ईंटों के ढेर का तो कोई मतलब नहीं होता जब तक कि उनसे एक दीवार या कमरा ना बने। सही बात है। तो जब हम भाव या मतलब की बात करते हैं तो सबसे छोटी पूरी बात एक वाक्य ही कह पाता है। आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया। ये ईंट और दीवार का उदाहरण बिल्कुल सटीक है। तो इसी दीवार की बनावट को समझने के लिए हमें वाक्य की परिभाषा देखनी होगी। हाँ, तो स्रोत कहता है 2 या 2 से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं। इसमें सार्थक समूह शब्द सबसे जरूरी है ना? बिल्कुल। मतलब शब्दों का ऐसा झुंड जिसका कोई सिर पैर हो। गया बाजार राम सिर्फ शब्द है। हाँ, शब्दों का ढेर है बस। लेकिन राम बाजार गया एक वाक्य है, क्योंकि इसमें एक मतलब है, एक सार्थकता है। तो फिर इसके हिस्से क्या क्या होते हैं? स्रोत में 2 अंगों का जिक्र है, उद्देश्य और विधेय। हाँ, हर वाक्य की ये 2 बुनियादी मतलब बेसिक हिस्से हैं। पहला है उद्देश्य। सब्जेक्ट। हाँ, सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे राम खेल रहा है, तो इस वाक्य का हीरो राम है। बिल्कुल, तो वही उद्देश्य है। ठीक है, तो राम उद्देश्य हो गया। लेकिन एक सवाल है, कई बार हम कहते हैं बाहर जाओ। इसमें तो कोई उद्देश्य, कोई हीरो दिख ही नहीं रहा। इसका क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है। यही वो बारीकियां हैं जो परीक्षाओं में फंसाती हैं। अच्छा, ऐसे वाक्यों में उद्देश्य छिपा हुआ होता है। छिपा हुआ कैसे? जब हम कहते हैं बाहर जाओ तो हम असल में कह रहे हैं तुम बाहर जाओ। ओह, अच्छा। हाँ, यहाँ तुम उद्देश्य है जो आज्ञा देने के अंदाज में छिपा दिया गया है। इसे व्याकरण में अध्याहृत कहते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो दूसरा हिस्सा है विधेय, प्रेडिकेट। हाँ, स्रोत कहता है उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए। तो हमारे उदाहरण राम खेल रहा है में राम के बारे में हम क्या कह रहे हैं? यही कि वो खेल रहा है। तो ये खेल रहा है, ये विधेय हुआ। बिल्कुल सही। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वाक्य एक गाड़ी की तरह है। स्रोत में एक और परीक्षा तथ्य है जो इसी से जुड़ा है। कर्ता और क्रिया वाक्य के अनिवार्य घटक हैं। अनिवार्य मतलब कंपल्सरी। जी हाँ, कर्ता यानी उद्देश्य उस गाड़ी का ड्राइवर है और क्रिया यानी विधेय का मुख्य हिस्सा उसका इंजन। इनके बिना गाड़ी चलेगी ही नहीं। बिल्कुल। बाकी चीजें जैसे कहा जा रही है, क्यों जा रही है, वो सब ऐच्छिक हैं, आप बाद में जोड़ सकते हैं। तो अब हमें वाक्य के कह सकते हैं इंग्रेडिएंट्स पता चल गए हैं, उद्देश्य और विधेय। जी। लेकिन जैसे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से अलग अलग तरह के पकवान बनते हैं, वैसे ही वाक्यों को भी अलग अलग तरीकों से बनाया जा सकता है। चलिए अब वाक्यों के वर्गीकरण को समझते हैं। हाँ, तो स्रोत के अनुसार वाक्यों को 2 आधारों पर बांटा जाता है। 2 आधार। पहला है अर्थ के आधार पर, यानी वाक्य का मतलब क्या निकल रहा है। और दूसरा है रचना के आधार पर, यानी वाक्य की बनावट कैसी है। मतलब एक मीनिंग के बेस पर और दूसरा स्ट्रक्चर के बेस पर। बिल्कुल। अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं और रचना के आधार पर 3। और यहीं पर एक बहुत काम का परीक्षा तथ्य दिया गया है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अधिकतर परीक्षाओं में रचना के आधार पर वाक्य भेद से प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब साफ है कि हमें सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों पर खास ध्यान देना है। हाँ, लेकिन पहले जल्दी से अर्थ वाले वो 8 प्रकार भी समझ लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, तो पहला और सबसे सीधा है विधानवाचक वाक्य। ये बस एक सीधी सादी जानकारी देता है। जैसे भारत एक विशाल देश है। बिल्कुल। और दूसरा है इसका ठीक उल्टा, निषेधवाचक, नेगेटिव। हाँ, जिसमें न, नहीं या मत लगाकर किसी काम के न होने की बात कही जाती है। जैसे मैंने खाना नहीं खाया। यहाँ स्रोत में एक खास बात बताई गई है,
मत के प्रयोग के बारे में। जी। नहीं तो सामान्य मनाही के लिए है, लेकिन मत का प्रयोग अक्सर आज्ञा या आदेश वाले वाक्यों में होता है। हाँ, जैसे शोर मत करो। सही, ये एक छोटा सा अंतर है पर बहुत महत्वपूर्ण है। अगला जोड़ा है प्रश्नवाचक और विस्मयादिवाचक का। प्रश्नवाचक तो नाम से ही साफ है। हाँ, जिसमें क्या, कब, कैसे जैसे शब्दों से सवाल पूछा जाए। तुम क्या कर रहे हो? और विस्मयादिवाचक वो है जिसमें अचानक हुई कोई तेज भावना, आश्चर्य, खुशी, दुख दिखाई दे। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है। बिल्कुल, इसमें ये वाह शब्द और उसके बाद लगा चिन्ह, वो एक्सक्लेमेशन मार्क, वही इसकी पहचान है। फिर आते हैं आज्ञावाचक और इच्छावाचक पर। आज्ञावाचक में आदेश, प्रार्थना या उपदेश होता है। कृपया शांत रहें एक प्रार्थना है, और बाजार जाकर सब्जी लाओ एक आदेश है। हाँ, पर दोनों ही आज्ञावाचक हैं। और इच्छावाचक? इच्छावाचक में बोलने वाले की कोई इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामना छिपी होती है। जैसे भगवान तुम्हें लंबी उम्र दें। जी हाँ, इसमें बोलने वाले की एक दिली ख्वाहिश जाहिर हो रही है। और आखिरी दो प्रकार कौन से हैं? संदेहवाचक और संकेतवाचक। संदेहवाचक मतलब जिसमें कोई डाउट हो। हाँ, पक्की बात नहीं होती, शायद आज बारिश हो। ये शायद शब्द ही बता रहा है कि बात पक्की नहीं है। लेकिन संकेतवाचक बहुत दिलचस्प है। अच्छा, इसमें एक शर्त होती है, एक काम का होना दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे? स्रोत का उदाहरण है, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। मतलब पास होने की शर्त है पढ़ना। बिल्कुल, अगर एक काम नहीं हुआ तो दूसरा भी नहीं होगा। अच्छा, स्रोत में इसे हेतु हेतु मद भविष्यत काल से भी जोड़ा गया है। तो ये तो हुई मतलब की बात। हाँ। लेकिन परीक्षा में सिर्फ भावना नहीं, बनावट पर ज्यादा जोर होता है। सही कहा। एक ही बात को हम सीधे सीधे भी कह सकते हैं, या घुमा फिराकर दो वाक्यों को जोड़कर भी। और यहीं से रचना के आधार पर वाक्य भेद का खेल शुरू होता है। इसमें पहला प्रकार कौन सा है? सरल वाक्य, जैसा नाम है वैसा ही काम। मतलब सिंपल सेंटेंस। हाँ, एक उद्देश्य, एक विधेय, सीधी बात, नो बकवास। इसमें एक ही मुख्य क्रिया होती है, जैसे मुकेश पढ़ता है या पानी बरस रहा है। जी। लेकिन यहाँ एक पेज है, एक फंसाने वाली बात है। क्या? स्रोत में एक नोट है, कर्ता यानी सब्जेक्ट एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन क्रिया एक ही होनी चाहिए। अच्छा, तो अगर मैं कहूँ राम और श्याम पढ़ रहे हैं, तो क्या ये भी सरल वाक्य है? इसमें तो दो कर्ता है। बिल्कुल, ये भी एक सरल वाक्य ही है। क्यों? क्योंकि काम तो एक ही हो रहा है, पढ़ने का। जब तक मुख्य क्रिया एक है तब तक वाक्य सरल ही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, संयुक्त वाक्य। हाँ, कंपाउंड सेंटेंस। यहां से चीजें थोड़ी जटिल होती हैं। इसकी क्या परिभाषा है? स्रोत कहता है जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी योजक से जुड़े हों। योजक मतलब कंजंक्शन। जी हाँ, और यहाँ सबसे जरूरी शब्द है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। संयुक्त वाक्य में जुड़े हुए दोनों हिस्से अपने आप में पूरे और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें जोड़ने वाले और, लेकिन, इसलिए जैसे शब्द सिर्फ गोंद का काम करते हैं। अच्छा, मतलब अगर आप गोंद हटा दें तो भी दोनों हिस्से अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। बिल्कुल सही। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, इसमें से और हटा दें तो दो पूरे वाक्य बचते हैं। वह सुबह गया और वह शाम को लौट आया, दोनों का अपना अपना मतलब है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लेकिन तीसरे प्रकार मिश्र वाक्य में ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हाँ, यहाँ एक बॉस होता है और दूसरा उसका असिस्टेंट। मतलब? परिभाषा है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य यानी मेन क्लॉज हो और अन्य आश्रित उपवाक्य यानी डिपेंडेंट क्लॉजेज हों। आश्रित यानी डिपेंडेंट। मतलब दूसरा हिस्सा अपना पूरा मतलब बताने के लिए पहले वाले पर निर्भर है। जी, जैसे मैंने सुना है कि तुम पास हो गए हो। अगर मैं सिर्फ कहूं कि तुम पास हो गए तो ये अधूरा है। हाँ, आप पूछेंगे क्या, किसने सुना, क्या हुआ? इसे पूरा होने के लिए मैंने सुना है वाले हिस्से की जरूरत है। यही मिश्र वाक्य की पहचान है। इसमें की, जो, जब तब, जैसा वैसा जैसे जोड़ने वाले शब्द होते हैं। और परीक्षा के लिए खास बात भी है इसमें जी। कि की से शुरू होने वाले उपवाक्य अक्सर संज्ञा उपवाक्य होते हैं और जो से शुरू होने वाले विशेषण उपवाक्य। हाँ। ये पहचानना बहुत काम आता है। तो इन तीनों को समझने के बाद ही हम वाक्य रूपांतरण कर सकते हैं। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ। मतलब एक ही बात को तीन अलग अलग तरीकों से कहना। स्रोत में एक अच्छा उदाहरण है। बताइए। सरल वाक्य, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। सीधी बात। ठीक है। संयुक्त वाक्य, उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। यहाँ दो स्वतंत्र बातें हैं। और मिश्र वाक्य, वह बाजार गया ताकि फल खरीद सके। यहाँ ताकि ने एक को दूसरे पर निर्भर बना दिया। और सबसे जरूरी बात यह है कि तीनों में मतलब नहीं बदला, सिर्फ बनावट बदली है। बहुत बढ़िया। अब हम अपने दूसरे बड़े विषय पर आते हैं, विराम चिन्ह। पंक्चुएशन मार्क्स। ये वो छोटे छोटे संकेत हैं जो लिखे हुए शब्दों में जान डालते हैं। हाँ, बताते हैं कि कहाँ रुकना है, कितना रुकना है और किस अंदाज में बात कहनी है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है जो हिंदी के विकास की कहानी बताती है। क्या? श्री कामता प्रसाद गुरु ने लगभग 20 विराम चिन्ह गिनाए हैं। 20? लेकिन स्रोत के अनुसार हमारा जो पूर्ण विराम है, हाँ, वो खड़ी पाई। हाँ, ये डॉट सिर्फ वही हमारा अपना है, संस्कृत से आया हुआ। अरे, तो बाकी सब? जी हाँ, बाकी के 19 चिन्ह, चाहे वो कॉमा हो या क्वेश्चन मार्क, हमने अंग्रेजी से अपनाए हैं। अच्छा, तो पूर्ण विराम हमारा देसी चिन्ह है, बाकी सब विदेशी मेहमान हैं। बिल्कुल, जिन्हें हमने अपनी भाषा में जगह भी है। तो चलिए इन चिन्हों को फंक्शनली समझते हैं। पहले वो चिन्ह जो हमें रुकने का इशारा करते हैं। पूर्ण विराम मतलब स्टॉप, वाक्य खत्म, बात खत्म। और अर्ध विराम मतलब एक लंबा पॉज, सेमीकोलन। हाँ, जब एक बड़ी बात के अंदर दो छोटे जुड़े हुए वाक्य हों, जैसे सूर्यास्त हो गया, लालिमा छा गई। और फिर है अल्प विराम यानी कॉमा,
जिसका प्रयोग हिंदी में सबसे ज्यादा होता है। ये सबसे छोटा ठहराव है। हाँ, एक जैसी चीजों को अलग करने के लिए, जैसे राम, सीता और लक्ष्मण वन गए। या फिर परंतु, किंतु, लेकिन जैसे शब्दों से ठीक पहले। अब आते हैं उन चिन्हों पर जो भाव या सवाल दिखाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह तो साफ है, सवाल के अंत में लगता है। लेकिन विस्मय आदि बोधक चिन्ह बहुत काम का है। हाँ, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये सिर्फ आश्चर्य नहीं बल्कि खुशी, दुख, नफरत, किसी को पुकारना, इन सब भावों को दिखाता है। हाय वो मारा गया, मैं दुख है। और हे राम मेरी रक्षा करो, मैं पुकार है। चिन्ह एक ही है, भाव अलग अलग। स्रोत में एक मजेदार परीक्षा तथ्य भी है। व्यंग्य मतलब सार्काज्म दिखाने के लिए कोष्टक में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। यहाँ सवाल नहीं पूछा जा रहा बल्कि मजाक उड़ाया जा रहा है। अब दो ऐसे चिन्ह हैं जिनमें लोग अक्सर गलती करते हैं। योजक और निर्देशक। जी, योजक चिन्ह छोटा होता है जिसे अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं। ये दो शब्दों को जोड़ता है, जैसे माता पिता या धीरे धीरे। हाँ, और लोग अक्सर माता पिता लिखते हुए इतना लंबा डैश लगा देते हैं, जबकि वहां वो छोटा वाला हाइफन आना चाहिए। बिल्कुल, और वो जो लंबा वाला डैश है उसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम निर्देश देना या किसी बात का ब्यौरा देना होता है, जैसे किसी के डायलॉग से पहले। अध्यापक ने कहा सब शांत हो जाओ। बिल्कुल, दोनों का आकार और काम बिल्कुल अलग है। इसके बाद है उद्धरण चिन्ह या कोट्स। ये भी दो तरह के हैं। एक हैरा यानी सिंगल कोट्स। इसका इस्तेमाल किसी खास शब्द, उपनाम या किताब के नाम पर जोर देने के लिए होता है, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या गोदान उपन्यास। और दोहरा डबल कोट्स उसका इस्तेमाल कब होता है? जब हम किसी की कही बात को हूबहू वैसा ही लिखते हो। जैसे नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हाँ, किसी का कथन चुराना नहीं है, उसे पूरा श्रेय देना है। अब कुछ ऐसे चिन्हों की बात करते हैं जो लिखने में हमारी गलतियों को सुधारते हैं, या हमें शॉर्टकट देते हैं। जैसे कि अगर आप लिखते लिखते कोई शब्द भूल गए तो हंस पद लगाकर उसे ऊपर लिख सकते हैं। इसे त्रुटि बोधक भी कहते हैं, यानी गलती बताने वाला। और अगर किसी लंबे शब्द को छोटा लिखना हो, जैसे डॉक्टर को डॉट, तो वहां लाघव चिन्ह ओ काम आता है। ये शब्द को छोटा यानी लघु कर देता है। और एक है कोष्ठक या ब्रैकेट्स। इसका सबसे आम इस्तेमाल किसी मुश्किल शब्द का आसान मतलब बताने के लिए होता है, जैसे उसकी वाक्पटुता, बोलने की चतुराई ने सबको मोह लिया। बहुत बढ़िया। तो हमने वाक्यों के प्रकार से लेकर इन छोटे छोटे मगर शक्तिशाली चिन्हों तक का सफर तय कर लिया। स्रोत के अंत में एक सफलता मंत्र भी दिया है। क्या है वो? मिश्र वाक्य के योजक और विराम चिन्हों के प्रयोग का निरंतर अभ्यास करें। ये बिल्कुल सही सलाह है, क्योंकि व्याकरण नियम जानने का नाम नहीं बल्कि उन्हें सही ढंग से इस्तेमाल करने का नाम है। और इसी इस्तेमाल से जुड़ा एक आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विचार है शब्द और पद के अंतर का। हाँ, ये बहुत जरूरी है। स्रोत कहता है वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाता है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब लड़का जब अकेला है तो वो सिर्फ एक शब्द है, एक आजाद इकाई। लेकिन जैसे ही हम उसे वाक्य में डालते हैं, लड़का खेल रहा है, तो वो अब अकेला नहीं है। उस पर व्याकरण के नियम लग जाते हैं। हाँ, वो कर्ता बन जाता है, उसका लिंग, वचन, कारक सब तय हो जाता है। अब वो एक पद है, उस वाक्य रूपी सिस्टम का एक हिस्सा। और यही आज की पूरी चर्चा का सार है। व्याकरण शब्दों को अनुशासन में बांधकर उन्हें पद बनाता है, और फिर उन पदों को सही संरचना मतलब सरल, संयुक्त, मिश्र और सही ठहराव यानी विराम चिन्ह देकर एक सार्थक वाक्य बनाता है। तो अगली बार जब कोई प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र सामने आए तो हर वाक्य को सिर्फ शब्दों के समूह की तरह न देखें। हाँ, ये सोचने की कोशिश करें कि उसे बनाया कैसे गया है। क्या उसमें दो बराबर की बातें हैं या एक मुख्य और एक सहायक? और लेखक ने कॉमा लगाकर हमें सांस लेने की जगह क्यों दी है? ये सवाल हमें सिर्फ सही उत्तर तक ही नहीं बल्कि भाषा की गहरी समझ तक ले जाएंगे। अध्याय 14 वाक्य शुद्धि, मतलब वाक्यों को शुद्ध करना या कहें कि उन्हें सही करना। हाँ, और ये हिंदी व्याकरण का शायद सबसे जरूरी अध्याय है। भाषा की शुद्धता, व्याकरण के नियम, ये सब इसी में आते हैं। बिल्कुल, और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प परीक्षा तथ्य दिया गया है कि वाक्य शुद्धि का आधार व्याकरण है, न कि सिर्फ बोलचाल की भाषा। इसका मतलब ये हुआ कि हम रोजमर्रा में जैसे बोलते हैं, जरूरी नहीं कि वो व्याकरण के हिसाब से सही हो। हमें नियमों का पालन करना होगा। तो चलिए सबसे पहले अन्वय की बात करते हैं। ये अन्वय क्या होता है? अन्वय का मतलब है सही तालमेल। वाक्य में लिंग, वचन, कारक इन सब का क्रिया के साथ जो सही मेल होता है उसे ही अन्वय कहते हैं। अच्छा, तो नियम ये है कि कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार ही क्रिया होनी चाहिए। एकदम सही। जैसे एक अशुद्ध वाक्य है, राम और सीता वन को गई। इसमें क्या गलत है? यहाँ कर्ता है राम और सीता, मतलब एक से ज्यादा यानी बहुवचन। हाँ, दो लोग हैं तो क्रिया भी बहुवचन होनी चाहिए। गई एक वचन है, सही होगा राम और सीता वन को गए। समझ गए। और वैसे हिंदी वाक्य रचना का एक सामान्य क्रम भी होता है ना? जी, कर्ता फिर कर्म और फिर क्रिया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। चलिए अब संज्ञा से जुड़ी अशुद्धियों पर आते हैं। नियम कहता है निरर्थक संज्ञा पदों का प्रयोग वाक्य को अशुद्ध करता है। मतलब ऐसे शब्द इस्तेमाल करना जिनकी जरूरत ही नहीं है। जैसे मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। सुनने में सही लगता है, पर मंगलवार में वार का मतलब ही दिन होता है। अरे हाँ, तो हम कह रहे हैं मंगल दिन के दिन, ये तो रेपिटेशन हो गया। बिल्कुल, तो सही वाक्य होगा मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ। ऐसा ही एक और उदाहरण है, विंध्याचल पर्वत हरा भरा है। इसमें क्या गलती हो सकती है? विंध्याचल तो खुद ही एक पर्वत का नाम है,
तो पर्वत शब्द अलग से लगाना जरूरी नहीं है। सही पकड़ा। बस इतना कहना काफी है, विंध्याचल हरा भरा है। और ये एक एग्जाम फैक्ट भी है कि वार और दिन का प्रयोग एक साथ नहीं करना है। जी, अब आते हैं लिंग संबंधी अशुद्धियों पर। ये बहुत आम है। नियम कहता है कि कुछ शब्द प्रयोग में स्त्रीलिंग लगते हैं पर होते पुल्लिंग है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है दही खट्टी है। ये तो हम सब बोलते हैं। हाँ, तो ये गलत है। हाँ, व्याकरण के अनुसार दही शब्द पुल्लिंग है तो सही वाक्य होगा दही खट्टा है। अच्छा, और एक और उदाहरण है मोती चमकती है। जी, मोती शब्द भी पुल्लिंग ही माना जाता है तो सही होगा मोती चमकता है। तो मतलब दही, मोती, पानी, घी, ये सब हमेशा पुल्लिंग होते हैं, ये याद रखना होगा। बिल्कुल, और जैसे लिंग में भ्रम होता है वैसे ही वचन यानी नंबर में भी होता है। हाँ नियम है, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। हाँ, चाहे बात एक ही चीज की हो रही हो, जैसे उसका प्राण निकल गया, सुनने में तो ये सही लग रहा है। पर प्राण शब्द हमेशा बहुवचन होता है, उसे सम्मान दिया जाता है। तो सही वाक्य होगा उसके प्राण निकल गए। वाह, ये तो भाषा की गहराई है। तो फिर मैंने दर्शन कर लिया भी गलत हुआ। जी, दर्शन शब्द भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है तो सही है मैंने दर्शन कर लिए। तो परीक्षा के लिए कुछ शब्द याद कर लेने चाहिए। प्राण, दर्शन, आंसू, होश, हस्ताक्षर और बाल। हाँ, ये हमेशा बहुवचन होते हैं। अब सर्वनाम पर आते हैं। यहाँ तो गलतियां बहुत होती हैं, खासकर बोलचाल में। मेरे को, तेरे को। हाँ, ये व्याकरण में बिल्कुल अशुद्ध माने जाते हैं। मेरे को घर जाना है, ये गलत है। सही होगा मुझे घर जाना है। बिल्कुल। और तेरे को क्या चाहिए की जगह तुझे क्या चाहिए, या अगर आदर देना है तो आपको क्या चाहिए। ठीक है, और एक तकनीकी बात भी है कि सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह जुड़कर लिखे जाते हैं, जैसे उसने, मुझको, जी। उन्हें अलग अलग नहीं लिखते। अब आते हैं विशेषणों पर। यहाँ एक नियम है कि तुलनात्मक शब्दों का दोहरा प्रयोग ना करें। हाँ, जैसे कि एक वाक्य है, यह सबसे सुंदरतम साड़ी है, इसमें हम बहुत ज्यादा तारीफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कोशिश में गलती कर रहे हैं। सबसे और सुंदरतम का मतलब एक ही है, सुपरलेटिव। दोनों को एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो या तो कहें यह सबसे सुंदर साड़ी है या फिर यह सुंदरतम साड़ी है। एकदम सही। अब एक बहुत ही जरूरी नियम की बात करते हैं जो आदर से जुड़ा है। आदरणीय व्यक्तियों के लिए क्रिया का प्रयोग। जैसे गांधी जी बोला, ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है। बिल्कुल। नियम कहता है कि आदरणीय व्यक्ति अगर एक वचन भी हो तो भी क्रिया बहुवचन में होगी। इसे आदरार्थ बहुवचन कहते हैं। तो सही होगा गांधी जी बोलें, और पिताजी आ रहा है की जगह पिताजी आ रहे हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं अनावश्यक शब्दों की, मतलब एक ही अर्थ वाले दो शब्दों का प्रयोग। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, कृपया यहाँ बैठने की कृपा करें। हाँ, ये तो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा विनम्र दिखने के लिए। पर कृपया और कृपा करें का मतलब एक ही है, तो दोनों में से एक ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो या तो कृपया यहाँ बैठें या यहाँ बैठने की कृपा करें। जी, इसे पुनरुक्ति दोष कहते हैं। इसी से जुड़ा एक और नियम है उपसर्गों के बारे में। हाँ, कि उपसर्ग के अर्थ को दोबारा शब्द में न लिखें, जैसे सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। अच्छा, सप्रमाण का मतलब ही है प्रमाण के सहित। बिल्कुल, तो सहित शब्द यहाँ अनावश्यक है। सही वाक्य होगा सप्रमाण उत्तर दीजिए। और वह सकुशल पूर्वक रह रहा है में भी यही बात है। हाँ, सकुशल का मतलब ही है कुशलता पूर्वक, तो पूर्वक हटा देंगे, वह सकुशल रह रहा है। अब आते हैं हिंदी व्याकरण के सबसे मुश्किल या कहें कि सबसे दिलचस्प नियम पर, ने का प्रयोग। हाँ, ये थोड़ा उलझावा लग सकता है। नियम ये है कि जब कर्ता के साथ ने लगता है तो क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदलती है। मतलब क्रिया कर्ता की बात नहीं सुनती। नहीं, वो कर्म की बात सुनती है। जैसे अशुद्ध वाक्य है, राम ने रोटी खाया, यहाँ कर्ता राम पुल्लिंग है, पर कर्म यानी रोटी स्त्रीलिंग है, इसलिए ने लगने पर क्रिया कर्म के हिसाब से होगी। तो सही होगा राम ने रोटी खाई। बिल्कुल। अब इसका उल्टा देखिए, सीता ने भात खाई, यह शुद्ध है क्योंकि यहाँ कर्म भात पुल्लिंग है। सही, तो वाक्य होगा सीता ने भात खाया। और ये नियम सिर्फ सकर्मक क्रिया के भूतकाल में ही लगता है। जी, अब आते हैं कारक और परसर्ग पर। यहाँ भी गलतियां होती हैं। नियम है कि अनावश्यक या गलत कारक चिन्हों से बचें, जैसे वह छत पर से गिर पड़ा। इसमें पर की जरूरत नहीं है, सीधा कह सकते हैं वह छत से गिर पड़ा। और एक वाक्य है जनता के अंदर असंतोष है। के अंदर का प्रयोग किसी घिरी हुई जगह के लिए होता है, जैसे कमरे के अंदर। जनता एक समूह है तो उसके लिए में का प्रयोग होगा। तो सही वाक्य है जनता में असंतोष है। बिल्कुल। अब बात करते हैं पद क्रम की, यानी शब्दों के सही क्रम की। यहाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि गाय शुद्ध है, घी नहीं। हाँ, तो नियम ये है कि विशेषण को उसी संज्ञा के पास रखें जिसकी वो विशेषता बता रहा है। शुद्ध घी है, गाय नहीं, तो सही क्रम होगा यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है। एक और उदाहरण है, एक फूलों की माला लाओ। इसका मतलब हुआ कि फूल एक है जबकि माला एक है। तो सही वाक्य होगा फूलों की एक माला लाओ। जी, गलत क्रम से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अब मुहावरों की बात करते हैं। नियम कहता है कि मुहावरों में शब्दों को बदला नहीं जा सकता। हाँ, मुहावरे जैसे हैं वैसे ही इस्तेमाल होते हैं, आप पर्यायवाची भी नहीं लगा सकते। जैसे उसकी अकल पर पत्थर गिर गया, ये गलत है। जी, सही मुहावरा है अक्ल पर पत्थर पड़ना।
तो शुद्ध वाक्य होगा उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गया। और वह अपनी माँ की आंख का चांद है, ये भी गलत है। सही मुहावरा है आंख का तारा। मुहावरों से कोई छेड़छाड़ नहीं। ठीक है। अब एक बहुत ही आम गलती जो परीक्षाओं में बहुत आती है, अनेक का प्रयोग। ये बहुत आसान नियम है। अनेक शब्द खुद ही बहुवचन है। मतलब एक से ज्यादा। हाँ, तो उसका फिर से बहुवचन अनेकों बनाना गलत है। अनेकों कोई शब्द ही नहीं है। तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ये पूरी तरह गलत है। बिल्कुल सही होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। जहां भी अनेकों देखें वो अशुद्ध है। चलिए अब कर्ता क्रिया के एक और नियम पर आते हैं। जब दो कर्ता या से जुड़े हों। और से जुड़ने पर तो क्रिया बहुवचन होती है, जैसे राम और सीता जाएंगे। पर या से जुड़ने पर ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है? जब या अथवा लगता है तो क्रिया अपने सबसे पास वाले कर्ता के हिसाब से चलती है। अच्छा, तो अगर वाक्य है राम या सीता जाएंगे तो ये गलत है। हाँ, क्रिया के पास कौन है? सीता, जो कि स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। मतलब राम या सीता जाएगी। बिल्कुल। और अगर हम कहें सीता या राम, तो अब राम पास में है तो क्रिया होगी जाएगा। एकदम सही। अब बात करते हैं उपयुक्त शब्द चयन की। मतलब भाव के अनुसार सही शब्द का चुनाव करना। जी, जैसे कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। इसमें क्या गलती हो सकती है? अमूल्य का मतलब तो प्राइसलेस होता है। हाँ, जिसका मूल्य लगाया ही न जा सके, जैसे माँ का प्यार। पर कोहिनूर की कीमत तो है, बहुत ज्यादा है, इसलिए उसके लिए बहुमूल्य शब्द सही है। अच्छा, बहुमूल्य यानी वेरी एक्सपेंसिव। बिल्कुल। इसी तरह मुझे आपकी शंका का निराकरण करना है। इसमें भी शब्द का चुनाव गलत है। हाँ, शंका का समाधान होता है और समस्या का निराकरण। तो सही वाक्य है मुझे आपकी शंका का समाधान करना है। जी, और आखिर में कुछ शब्द जोड़ियों में आते हैं, जैसे यद्यपि के साथ हमेशा तथापि आता है। किंतु या परंतु नहीं। नहीं, यद्यपि वो अमीर है तथापि कंजूस है, ये सही जोड़ी है। और जैसे ही वो आया तब बारिश शुरू हुई। नहीं, जैसे ही वो आया वैसे ही बारिश शुरू हुई। जैसे ही के साथ वैसे ही आता है। तो चलिए अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। मैं एक अशुद्ध वाक्य बोलूंगी। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। इसमें घोर शब्द गलत है। घोर नकारात्मक चीजों के लिए होता है, जैसे घोर अपराध। अच्छे संबंध के लिए घनिष्ठ शब्द का प्रयोग होगा। तो शुद्ध वाक्य है साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। बिल्कुल। दूसरा वाक्य, उसे मृत्युदंड की सजा मिली। ये फिर से अनावश्यक शब्दों का प्रयोग है। दंड का मतलब ही सजा होता है। तो सही वाक्य होगा उसे मृत्युदंड मिला। एकदम सही। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? पहला, अन्वय यानी कर्ता क्रिया का तालमेल। दूसरा, अनावश्यक शब्दों को हटाना। तीसरा, शब्दों का सही क्रम। और चौथा, मुहावरों को ज्यों का त्यों इस्तेमाल करना। और सबसे जरूरी, परीक्षा में पूरा वाक्य ध्यान से पढ़ें। गलतियां अक्सर छोटे छोटे शब्दों में छिपी होती हैं। निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। जी, तो आज का विषय है मुहावरे। हाँ, और पहले बिंदु कहता है भाषा को प्रभावशाली बनाने की कला। इसका मतलब तो यही हुआ कि मुहावरे हमारी भाषा को और असरदार बनाते हैं। बिल्कुल। और दूसरा बिंदु इसी से जुड़ा है, कम शब्दों में गहरा अर्थ। अच्छा। यानी मुहावरों से थोड़े शब्दों में बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। और यहाँ एक परीक्षा तथ्य भी है। ये कहता है कि मुहावरा शब्द मूल रूप से अरबी भाषा का है, जिसका अर्थ है अभ्यास करना। ये तो काफी दिलचस्प है। जी हाँ, तो अब आते हैं मुहावरे की परिभाषा पर। ठीक है, तो पहला बिंदु है शाब्दिक अर्थ नहीं, लाक्षणिक अर्थ। इसका मतलब कि जो शब्द लिखे हैं हमें वो मतलब नहीं लेना है। एकदम सही। मतलब मुहावरों का शब्दशः अर्थ नहीं होता, बल्कि एक छिपा हुआ एक विशेष अर्थ होता है। वो अपने साधारण अर्थ को छोड़ देते हैं। समझ गई। और शायद इसीलिए अगला बिंदु कहता है भाषा में प्रभाव और चमत्कार। जी, इनके प्रयोग से भाषा सजीव और ज्यादा प्रभावपूर्ण हो जाती है। मतलब भाषा में एक जान आ जाती है। और यहाँ परीक्षा के लिए एक बहुत जरूरी तथ्य है, मुहावरे पूर्ण वाक्य नहीं होते, ये केवल वाक्यांश होते हैं। जी हाँ, वाक्य का एक अंश। और इसी से हम अगले विषय पर आते हैं, मुहावरा बनाम लोकोक्ति। हाँ, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मुहावरा एक वाक्यांश है और इसके अंत में ज्यादातर क्रिया आती है, मतलब ना लगता है, जैसे ईंट से ईंट बजाना। बिल्कुल। जबकि लोकोक्ति पूरा वाक्य होती है और ये लोक अनुभव पर आधारित होती है, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए। अच्छा, तो ये पूरा वाक्य है। और एक और परीक्षा तथ्य है कि मुहावरे का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है, लेकिन लोकोक्ति को हम स्वतंत्र रूप से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम सही। तो अब कुछ उदाहरण देखते हैं। शुरुआत करते हैं आंख से संबंधित मुहावरों से। ठीक है। पहला है आंख का तारा। इसका अर्थ है बहुत प्यारा। फिर है आंखें बिछाना, मतलब किसी का प्रेम पूर्वक स्वागत करना। एक और है आंखें फेर लेना। इसका मतलब है बदल जाना या प्रतिकूल हो जाना। जी। और एक बहुत आम है आंखें चार होना, जिसका मतलब है देखा देखी होना या प्रेम होना। यहाँ एक परीक्षा तथ्य दिया है। आंखें चुराना का अर्थ है छिप जाना या सामने आने से कतराना। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं कान और नाक पर। कान भरना, इसका मतलब तो सीधा है, चुगली करना। और एक है कान पर जूं ना रेंगना, मतलब कोई असर ही ना होना। जी। अब नाक पर आते हैं, नाक कटना। इसका अर्थ है इज्जत जाना और नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। बिल्कुल। और परीक्षा के लिए एक तथ्य, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक प्रिय होना।
ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, पर ठीक है। अब आते हैं हाथ से संबंधित मुहावरों पर। हाँ, तो पहला है हाथ मलना, यानी पछताना। फिर है हाथ पैर मारना। इसका मतलब है काफी प्रयत्न करना। एक और दिलचस्प है हाथ के तोते उड़ना। इसका मतलब है स्तब्ध रह जाना, हैरान रह जाना। जी, और हाथ पीले करना, यानी विवाह करना। बिल्कुल। यहाँ परीक्षा तथ्य है कि हाथ साफ करना का अर्थ चोरी करना होता है, हाथ धोना नहीं। हाँ, ये जानना जरूरी है। अब आते हैं मुंह और जीभ पर। तो मुंह में पानी आना, इसका अर्थ तो हम सब जानते हैं, ललचाना, मुंह की खाना। बुरी तरह हारना। जी, और मुंह काला करना। मतलब कलंक लगाना। एक और है दांतों तले उंगलियां दबाना। आश्चर्यचकित होना। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य है, मुहावरों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार क्रिया बदल जाती है। अच्छा, ये याद रखने वाली बात है। तो अब सिर और गर्दन। हाँ, तो सिर आंखों पर बैठाना। इसका मतलब है बहुत आदर करना। और एक है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। मतलब काम शुरू करते ही कोई बाधा आ जाना। जी। फिर है सिर उठाना, विरोध करना। और सिर पर कफन बांधना। इसका अर्थ है मरने को तैयार रहना। सही है। और परीक्षा तथ्य, सिर पर भूत सवार होना का अर्थ है धुन लग जाना। ठीक है। अब पशु पक्षी मुहावरे भाग 1। तो पहला है घोड़े बेचकर सोना, यानी निश्चिंत होना, बेफिक्र होना। गधे को बाप बनाना। ये तो मजेदार है। इसका मतलब है काम निकालने के लिए मूर्ख की खुशामद करना। जी, और अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। बिल्कुल। यह एक तथ्य है कि पशुओं पर आधारित मुहावरे अक्सर मानवीय स्वभाव की कमियों को दर्शाते हैं। हाँ, ये तो है। तो अब आते हैं पशु पक्षी मुहावरे भाग 2 पर। पहला है आस्तीन का सांप, मतलब कपटी मित्र। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम मिलना। कूप मंडूक होना। मतलब सीमित ज्ञान होना। जी, और मगरमच्छ के आंसू। दिखावटी सहानुभूति। और परीक्षा तथ्य है भैंस के आगे बीन बजाना का अर्थ है मूर्ख को उपदेश देना। सही। अब है पंच तत्व मुहावरे। इसमें पहला है पानी पानी होना, बहुत शर्मिंदा होना। आग में घी डालना, क्रोध को और भड़काना। पत्थर की लकीर। अमिट बात, मतलब जो मिट न सके। जी, और हवा से बातें करना। बहुत तेज दौड़ना। यहाँ परीक्षा तथ्य है पानी पीकर कोसना का अर्थ है हर घड़ी या हर समय किसी का बुरा चाहना। ठीक है। अब संख्या संबंधी मुहावरे। सबसे आम 9 2 11 होना, भाग जाना। 1 और 1 11 होना, संगठन में शक्ति होना। 36 का आंकड़ा, इसका मतलब है घोर शत्रुता। और 2.5 दिन की बादशाहत। थोड़े समय का ऐश्वर्य। बिल्कुल। परीक्षा तथ्य 3 13 करना का अर्थ है बिखर जाना या तितर बितर करना। अच्छा, अब है रंग संबंधी मुहावरे। लाल पीला होना, बहुत क्रोधित होना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, घबरा जाना। सफेद झूठ, ये तो साफ है, पूर्णतः असत्य। और हरा ही हरा फूजना। सब कुछ अच्छा देखना। जी, और परीक्षा तथ्य रंग जमाना का अर्थ है प्रभाव डालना। ठीक है। अगला विषय है खाद्य पदार्थ मुहावरे। दाल न गलना, युक्ति सफल न होना। खिचड़ी पकाना, गुप्त योजना बनाना। थाली का बैंगन, सिद्धांतहीन व्यक्ति। और लोहे के चने चबाना। बहुत कठिनाई झेलना। बिल्कुल। परीक्षा तथ्य है दूध का दूध और पानी का पानी का अर्थ है निष्पक्ष न्याय करना। सही। अब आते हैं बुद्धिमानी और मूर्खता पर। पहला है अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धिभ्रष्ट होना। अक्ल का दुश्मन, मूर्ख। अक्ल का घोड़ा दौड़ाना। इसका मतलब है केवल कल्पनाएं करना। जी, और गांठ का पूरा। धनी किंतु मूर्ख। सही। परीक्षा तथ्य काठ का उल्लू का अर्थ महामूर्ख होता है। चलिए, अब है संघर्ष और कठिनाई। पापड़ बेलना, बहुत कष्ट उठाना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, मतलब पूरा प्रयास करना। ईद का चांद होना, ये तो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। बहुत दिनों बाद दिखाई देना। और गुलर का फूल होना। दुर्लभ या असंभव वस्तु। बिल्कुल। और परीक्षा तथ्य है कोल्हू का बैल, उसे कहते हैं जो रात दिन काम में जुटा रहे। ठीक है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, टॉप 10 एग्जाम रिपीट्स पार्ट 1। जी, तो नंबर 1 अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। नंबर 2 अगर मगर करना, बहाने बनाना। नंबर 3 आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक परिश्रम करना। नंबर 4 गागर में सागर भरना। थोड़े में बहुत कहना। जी, और नंबर 5 घी के दिए जलाना। खुशियां मनाना। और यहाँ परीक्षा तथ्य है अरण्य रोदन का अर्थ है ऐसा निवेदन जिसे कोई सुनने वाला ना हो। ये नया था। अब टॉप 10 एग्जाम रिपीट्स पार्ट 2। नंबर 6 गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातें दोहराना। नंबर 7 छाती पर मूंग दलना, पास रहकर कष्ट देना। नंबर 8 तलवे चाटना, खुशामद करना। नंबर 9 धूल झोंकना, धोखा देना। और 10 लकीर का फकीर होना। पुरानी प्रथा पर चलना। बिल्कुल। और आखिरी परीक्षा तथ्य है कि मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग करते समय उसकी स्वाभाविकता बनी रहनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। तो अब एक छोटा सा आत्म परीक्षण हो जाए। जरूर। प्रश्न 1 पेट में दाढ़ी होना का क्या अर्थ है? विकल्प हैं ए बहुत भूख लगना, बी कम उम्र में बुद्धिमान होना, सी छल कपट करना। मुझे लगता है इसका सही उत्तर है बी, कम उम्र में बुद्धिमान होना। बिल्कुल सही। प्रश्न 2 सिर हथेली पर रखना का क्या अर्थ है? विकल्प हैं ए वीरता दिखाना, बी पराजय स्वीकारना, सी मरने के लिए तैयार होना। इसका सही उत्तर होगा सी, मरने के लिए तैयार होना। एकदम सही। और प्रश्न 3 टांग अड़ाना का अर्थ ए अवरोध पैदा करना, बी गिर जाना, या सी लड़ाई करना। ये तो आसान है, ए अवरोध पैदा करना। शानदार। और यहाँ एक आखिरी परीक्षा तथ्य दिया गया है कि एमसीक्यू हल करते समय एलिमिनेशन मेथड सबसे सटीक तरीका है। बिल्कुल। तो अब आते हैं सारांश और सुझाव पर। जी, तो पहला सुझाव है
स्मरण शक्ति के लिए शब्दों को नहीं, उनके पीछे छिपे चित्र को याद रखें। और दूसरा है संदर्भ। मुहावरे का सही अर्थ उसके वाक्य प्रयोग पर निर्भर करता है। सही कहा। और तीसरा और सबसे जरूरी सुझाव है अभ्यास। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें, क्योंकि अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। जी। और आखिरी परीक्षा तथ्य की हिंदी में लगभग 200 से 300 मुहावरे ऐसे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये वाकई एक बहुत ही गहरी चर्चा थी। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। लोकोक्तियां एवं कहावतें सामान्य हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु। हाँ, मतलब आज हम लोकोक्तियों और कहावतों पर बात करने वाले हैं। ये सामान्य हिंदी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है और प्रतियोगी परीक्षाओं में तो अक्सर पूछी ही जाती हैं। अगला पॉइंट है गागर में सागर। हाँ, गागर में सागर मतलब कंसाइज विजडम। तो इसका भाव यही हुआ कि कम शब्दों में कोई बहुत गहरी या महत्वपूर्ण बात कह देना। बिल्कुल। और यहाँ एक एग्जाम फैक्ट भी है। अच्छा। हाँ, लोकोक्ति शब्द जो है वो 2 शब्दों से बना है, लोक और उक्ति। ओह, तो लोक मतलब जनसाधारण और उक्ति मतलब कथन। बिल्कुल, यानी लोगों के बीच में जो प्रचलित कथन है, जो कहावत है, वही लोकोक्ति है। समझ गई। अच्छा, एक सवाल जो हमेशा मन में आता है वो है लोकोक्ति और मुहावरे में आखिर फर्क क्या है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए, लोकोक्ति यानी प्रोवर्ब, ये अपने आप में एक पूरा वाक्य होती है। पूरा वाक्य? हाँ, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। मतलब इसका अर्थ समझने के लिए किसी और वाक्य की जरूरत नहीं है। अच्छा, और मुहावरा? मुहावरा यानी इडियम, वो सिर्फ एक वाक्यांश होता है, एक फ्रेज। तो वो अधूरा होता है? हाँ, वो हमेशा वाक्य का अंग बनकर ही इस्तेमाल होता है। उसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए एक वाक्य का सहारा चाहिए। ठीक है, तो एक और एग्जाम फैक्ट है यहाँ पर पहचान को लेकर। जी। पहचान ये है कि मुहावरे के अंत में अक्सर ना आता है, जैसे जाना, खाना। ओह, जैसे 9 2 11 होना। बिल्कुल वही। जबकि लोकोक्ति में ऐसा कोई नियम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी पहचान है। सही है। चलिए, तो अब कुछ उदाहरण देखते हैं। पहली लोकोक्ति है अधजल गगरी छलकत जाए। हाँ, empty vessels make the most noise। इसका अर्थ हुआ कि ओछा आदमी, मतलब जिसके पास गुण कम हो, वो इतराता बहुत है। सही। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान या गुण कम होता है ना, वो दिखावा कुछ ज्यादा ही करता है। इसका एक प्रयोग भी दिया है कि रमेश को व्याकरण का ज्ञान तो है नहीं, पर बातें बड़ी बड़ी करता है। हाँ, तो इसी को कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। एक और उदाहरण है काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब अनपढ़। और इसका एग्जाम फैक्ट ये है कि ये लोकोक्ति कबीरदास जी के दोहों से प्रेरित मानी जाती है। अच्छा, और ये उथले ज्ञान पर, मतलब कम ज्ञान पर प्रहार करती है? बिल्कुल। चलिए अगली लोकोक्ति पर चलते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अ बैंड वर्कमैन ब्लेम्स हिज टूल्स। अर्थ है काम ना आने पर बहाने बनाना। हाँ, मतलब जब किसी को कोई काम ठीक से करना नहीं आता तो वो अपनी कमी नहीं देखेगा, वो साधनों में दोष निकालेगा। सही। जैसे यहाँ प्रयोग दिया है, खुद पेंटिंग नहीं आती और कहते हो ब्रश खराब है। यही तो है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और इसका एग्जाम फैक्ट ये है कि ये लोकोक्ति आत्मसमीक्षा, मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के अभाव को दर्शाती है। यानी व्यक्ति अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों पर हाँ, दोष डाल रहा है। एकदम सही। अगली लोकोक्ति है आम के आम, गुठलियों के दाम। हाँ, डबल प्रॉफिट या अर्थ्स जॉयज एंड हेवंस कंबाइंड। इसका मतलब तो साफ है, दोहरा लाभ मिलना। किसी एक काम से 2 तरह के फायदे मिलना। जैसे अखबार पढ़ने के बाद उसे रद्दी में बेचना, आम के आम, गुठलियों के दाम। ज्ञान भी मिला, पैसे भी। बिल्कुल। और इसकी एक समानार्थी लोकोक्ति भी है, एक पंथ दो काज। जी। और एग्जाम फैक्ट भी यही है कि परीक्षा में अक्सर एक पंथ दो काज और आम के आम में से विकल्प चुनने को कहा जाता है। और दोनों का मतलब दोहरा लाभ ही होता है। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, अगला है मुंह में राम बगल में छुरी। अ हनी टंग अ हार्ट ऑफ गॉल। इसका अर्थ है कपटी मित्र। ऊपर से मित्रता दिखाना पर मन में शत्रुता रखना। हाँ, ये उस व्यक्ति के लिए है जो सामने तो बहुत मीठी मीठी बातें करे पर मन में दुश्मनी पाले हो। वो सामने मीठा बोलता है पर पीठ पीछे बुराई करता है। मुंह में राम बगल में छुरी। और एग्जाम फैक्ट ये है कि ये लोकोक्ति धोखेबाज यानी ट्रेटर या बिट्रेयर चरित्र के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। समझ गए, मतलब धोखेबाज स्वभाव के लिए ये सबसे सटीक है। बिल्कुल। अगली है कोयले की दलाली में मुंह काला। इविल कम्युनिकेशंस करप्ट गुड मैनर्स, यानी बुरों के साथ रहने से बुराई ही मिलती है। मतलब अगर आप बुरी संगत में रहेंगे तो आपको बदनामी ही मिलेगी। हाँ, अपयश ही मिलेगा। जैसे जुआरियों के साथ रहोगे तो बदनामी होगी, कोयले की दलाली में मुंह काला। और इसकी समानार्थी है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। जी। और व्याकरण के लिहाज से एक एग्जाम फैक्ट है कि ये तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। अच्छा, तो ये समास नहीं है? नहीं, ये एक पूर्ण वाक्य है, एक लोकोक्ति है। ठीक है, ये जरूरी है। हाँ। अगली लोकोक्ति भैंस के आगे बीन बजाना। कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। इसका अर्थ है मूर्ख को उपदेश देना व्यर्थ है। किसी ऐसे व्यक्ति को समझाना जिस पर कोई असर ही ना हो। हाँ बिल्कुल, जैसे प्रयोग है उसे समझाने का कोई फायदा नहीं, ये तो भैंस के आगे बीन बजाना है। इसका एग्जाम फैक्ट ये है कि अक्सर लोग इसे मुहावरा समझ लेते हैं। हाँ, लेकिन ये एक लोकोक्ति है, ये याद रखना चाहिए। सही। अब आगे है घाट घाट का पानी पीना। टू बी वर्ल्ड वाइज, या अ वेटरन, मतलब बहुत अनुभवी होना। हाँ, देश विदेश का भ्रमण करना, बहुत अनुभव हासिल करना। जैसे उसे तुम धोखा नहीं दे सकते, उसने घाट घाट का पानी पिया है। इसका एग्जाम फैक्ट बड़ा दिलचस्प है। क्या? कि ये संदर्भ के अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अर्थ दे सकता है। हाँ बिल्कुल, सकारात्मक मतलब अनुभवी या ज्ञानी और नकारात्मक मतलब चालाक या धूर्त। एकदम सही। अगली लोकोक्ति है
बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। एज यू सो सोशल यू रीप। बहुत सीधी सी बात है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यानी बुरे काम का नतीजा कभी अच्छा नहीं हो सकता। बिल्कुल। प्रयोग देखिए, पढ़ाई नहीं की तो पास कैसे होगे, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। इसकी समानार्थी लोकोक्ति है जैसी करनी वैसी भरनी। और एग्जाम फैक्ट ये है कि ये लोकोक्ति कार्य कारण सिद्धांत मतलब कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी का सबसे अच्छा उदाहरण है। हाँ, मतलब हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ये लोकोक्ति इसे बहुत आसानी से समझाती है। बिल्कुल। अगला है 1 और 1 11 होते हैं। यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति होती है। मतलब एकता में मिलकर काम करने में ज्यादा ताकत होती है। जी, जैसे अकेले मत लड़ो, सबको साथ लो, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। और इसकी समानार्थी है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। और इसका एग्जाम फैक्ट तो बहुत मजेदार है। गणित के हिसाब से तो 1 और 1 2 होते हैं। हाँ, पर मुहावेदार भाषा में ये शक्ति वृद्धि यानी सिनर्जी को दर्शाता है। मतलब जब लोग साथ आते हैं तो उनकी कुल शक्ति उनके जोड़ से भी ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल। अब है बहती गंगा में हाथ धोना। मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स। इसका अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। जब कोई अच्छा मौका मिल रहा हो तो उसका फायदा उठा लेना। हाँ। प्रयोग है सब लोग मुफ्त का सामान ले रहे थे, मैंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। एग्जाम फैक्ट कहता है कि ये लोकोक्ति समय सूचकता यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड को दर्शाती है। जी, सही समय पर सही मौका पहचान लेने की क्षमता। ठीक है। अगली है घर का भेदी लंका ढाए। एन इनसाइडर कॉजेज द मैक्सिमम डैमेज। मतलब आपसी फूट से सर्वनाश होता है। जब कोई अपना ही राज खोल दे या धोखा दे तो उससे सबसे बड़ा नुकसान होता है। बिल्कुल, जैसे कंपनी की गुप्त बातें प्रतिस्पर्धी को बता दी, घर का भेदी लंका ढाए। और इसका एग्जाम फैक्ट तो सबको पता ही होगा। हाँ, ये लोकोक्ति रामायण के पात्र विभीषण के संदर्भ से ली गई है। बिल्कुल। अब हथेली पर सरसों नहीं जमती। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी हर काम अपने समय पर होता है, जल्दबाजी से नहीं। किसी भी बड़े काम को पूरा होने में समय लगता है, वो तुरंत नहीं हो सकता। सही। रातों रात अमीर नहीं बन सकते, हथेली पर सरसों नहीं जमती। और ये धैर्य यानी पेशेंस की महत्व सिखाने वाली लोकोक्ति है। जी हाँ, सफलता के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। अगली लोकोक्ति है भई गति सांप छछुंदर केरी। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, मतलब दुविधा में पड़ना। ऐसी स्थिति जहां न निगलते बने न उगलते। हाँ, जब आप दो मुश्किलों के बीच फंस जाएं और समझ ना आए कि क्या करें। सच बोलूं तो नौकरी जाएगी, झूठ बोलूं तो ईमान, मेरी दशा तो भय गति सांप छछुंदर केरी हो गई। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम फैक्ट है कि ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित चौपाई का अंश है। अच्छा, ये जानना बहुत जरूरी है। जी। अब है रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई। हैबिट्स डाई हार्ड या फॉल्स प्राइड। अर्थ है बर्बाद हो जाने पर भी अकड़ न जाना। मतलब सब कुछ खत्म हो गया फिर भी घमंड बना हुआ है। बिल्कुल, सब कुछ लुट गया फिर भी तेवर वही है, रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई। और एग्जाम फैक्ट है कि ये अहंकार, ईगो के स्थायी भाव को दर्शाती है। हाँ, कि अहंकार बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खत्म नहीं होता। चलिए अब कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक तेजी से नजर डालते हैं। हाँ, एक रैपिड फायर राउंड जैसा हो जाए। ठीक है। पहला, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अधिक परिश्रम कम लाभ। दूसरा, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। अत्यधिक कंजूस माइजर। तीसरा, आंख का अंधा नाम नयन सुख। गुणों के विपरीत नाम। और चौथा, होनहार बिरवान के हो चिकने पात। महानता के लक्षण बचपन में ही दिख जाते हैं। बहुत बढ़िया। और आखिरी एग्जाम फैक्ट। हाँ, ये कि परीक्षा में अक्सर लोकोक्ति को कहावत यानी सेइंग नाम से भी पूछा जाता है। तो ये याद रखना जरूरी है कि लोकोक्ति और कहावत का एक ही मतलब है। जी बिल्कुल, परीक्षा में कोई भी शब्द इस्तेमाल हो सकता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। जी, तो आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण का अध्याय 19, जिसमें हम शब्द शक्ति और रस के बारे में पढ़ेंगे। और ये लूसेंट्स जनरल हिंदी किताब पर आधारित है। जी बिल्कुल। इसमें पहला बिंदु है भाषा का वैज्ञानिक और भावनात्मक पक्ष। अच्छा, तो इसका मतलब हम भाषा के दो पहलुओं को समझने वाले हैं। एक तो उसका वैज्ञानिक रूप और दूसरा उसका भावनात्मक रूप। हाँ। फिर अगला बिंदु है शब्द का अर्थबोध और काव्य का आनंद। मतलब हम ये जानेंगे कि शब्दों का अर्थ कैसे समझा जाता है और फिर उस अर्थ से काव्य या काव्य का आनंद कैसे लिया जाता है। और हाँ, इसमें एक परीक्षा विशेष का पॉइंट भी है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है रस को काव्य की आत्मा यानी सोल ऑफ पोएट्री माना जाता है। बिल्कुल, ये सवाल अक्सर परीक्षाओं में आता है कि काव्य की आत्मा किसे कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लाइड कहती है शब्द शक्ति परिचय। तो अब हम शब्द शक्ति का एक परिचय लेंगे। इसकी परिभाषा दी गई है, शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। हाँ, तो मतलब किसी शब्द और उसके मतलब के बीच का जो रिश्ता है, बस उसे ही शब्द शक्ति कहते हैं। और इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। हाँ, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और इसमें एक और परीक्षा विशेष तथ्य है। शिवाजी या मम्मट के अनुसार शब्द शक्ति का व्यापार शब्द व्यापार कहलाता है। जी, ये विद्वानों के नाम और उनके द्वारा दिया गया शब्द याद रखना जरूरी है। शब्द व्यापार। ठीक है, तो पहले प्रकार पर आते हैं। 1. अभिधा। अभिधा, द लिटरल सेंस। हाँ, अभिधा। इसका अर्थ है शब्द का वह रूप जो सीधा, सांकेतिक या मुख्य अर्थ प्रकट करता है। मतलब एकदम सीधा और मुख्य अर्थ, इसमें कोई लाग लपेट नहीं। बिल्कुल। और इसकी पहचान ये है कि ये वही अर्थ होता है जो हमें शब्दकोश यानी डिक्शनरी में मिलता है। अच्छा, जैसे उदाहरण है बैल खड़ा है। जी, यहाँ बैल का सीधा मतलब एक पशु, एक जानवर से है, कुछ और नहीं। तो परीक्षा के लिए इसे मुख्यार्थ या वाच्यार्थ भी कहते हैं, मेन मीनिंग या लिटरल मीनिंग। एकदम सही। तो अब आते हैं दूसरे प्रकार पर,
2. लक्षणा। लक्षणा द इंडिकेटिव सेंस। जी, लक्षणा। इसकी परिभाषा है जब मुख्य अर्थ में बाधा यानी obstruction हो तब लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। अच्छा, तो मतलब जब सीधा वाला अर्थ फिट नहीं बैठ रहा हो। बिल्कुल, तब हम उसके लक्षणों के आधार पर कोई दूसरा मतलब निकालते हैं और इसके लिए 3 शर्तें हैं। हाँ, पहली, मुख्य अर्थ की बाधा। दूसरी, मुख्य अर्थ से संबंध। और तीसरी, रूढ़ि या प्रयोजन। रूढ़ि या प्रयोजन मतलब या तो वो परंपरा से चला आ रहा हो या किसी खास उद्देश्य से इस्तेमाल हुआ हो। जी, इसका उदाहरण बहुत अच्छा है। मोहन शेर है। जाहिर सी बात है, मोहन कोई जानवर तो हो नहीं सकता, तो यहाँ मुख्य अर्थ में बाधा आ गई। हाँ, तो हमने शेर का एक गुण यानी बहादुरी मोहन के लिए इस्तेमाल किया, तो यहाँ शेर का अर्थ बहादुर है। और परीक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है कि मुहावरे और लोकोक्तियां यानी इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स मुख्य रूप से लक्षणा शक्ति पर ही आधारित होते हैं। बिल्कुल, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब तीसरी शक्ति 3, व्यंजना। व्यंजना द सजेस्टिव सेंस। व्यंजना, इसकी परिभाषा है जब न तो मुख्य अर्थ यानी अभिधा और न ही लक्ष्यार्थ यानी लक्षणा काम करे, तब जो छिपा हुआ अर्थ निकलता है। अरे वाह, तो ये न तो सीधा है न सांकेतिक बल्कि छिपा हुआ है। जी, और इसकी विशेषता ये है कि ये संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट के अनुसार बदलता है। अच्छा, मतलब सुनने वाले और हालात के हिसाब से मतलब बदल जाएगा। हाँ, जैसे उदाहरण है सूरज डूब गया। अब ये एक ही वाक्य है, लेकिन एक चोर के लिए इसका मतलब होगा चोरी का समय हो गया, और एक पुजारी के लिए उनके लिए मतलब होगा संध्या पूजा का समय हो गया। समझ गया, मतलब वाक्य एक पर अर्थ अलग अलग। हाँ, और परीक्षा विशेष तथ्य कहता है कि व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग उच्च कोटि के काव्य में सर्वाधिक होता है। जी, क्योंकि इसमें कवि बहुत गहरी बातें इशारों में कह देता है। हाँ, तो अब इन तीनों का एक तुलनात्मक विश्लेषण देखते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है समझने के लिए। पहला, अभिधा। मोहन के पास गधा है। इसका सीधा मतलब है कि उसके पास एक जानवर है, एन एनिमल। फिर है लक्षणा, मोहन गधा है। यहाँ मतलब है कि मोहन एक मूर्ख व्यक्ति है, अ फूल। और फिर व्यंजना में, अरे तुम तो पूरे गधे हो। अच्छा, यहाँ तो अर्थ बोलने वाले के लहजे पर निर्भर करेगा, मतलब प्यार से भी कहा जा सकता है और ताना मारने के लिए भी। बिल्कुल, इट डिपेंड्स ऑन द टोन। और एक और परीक्षा विशेष तथ्य, रीतिकालीन कवियों ने व्यंजना पर विशेष बल दिया है। ठीक है, तो ये तो ही शब्द शक्ति की बात। अब आते हैं रस पर, परिचय और इतिहास। जी, रस, इसका शाब्दिक अर्थ है आनंद, जॉय या एसेंस। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अच्छा, और इसके प्रवर्तक हैं भरत मुनि और ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। जी, और संख्या की बात करें तो भरत मुनि ने 8 रस माने थे, बाद में शांत रस 9वां रस बना और फिर वात्सल्य और भक्ति भी जुड़े। और ये एक प्रसिद्ध रस सूत्र है जो भरत मुनि का है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति है। हाँ, ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना चाहिए। तो अब रस के 4 अंगों की बात करते हैं, द 4 कंपोनेंट्स ऑफ रस। जी, रस के 4 मुख्य अंग होते हैं। पहला स्थायी भाव, स्थायी भाव, दूसरा विभाव, विभाव, तीसरा अनुभाव, अनुभाव, और चौथा संचारी भाव। संचारी भाव। और परीक्षा के लिए ये जानना जरूरी है कि स्थायी भावों की कुल संख्या 9 मानी गई है, जिन्हें नवरस भी कहते हैं। जी बिल्कुल। तो पहला अंग है स्थायी भाव, परमानेंट इमोशंस। इसकी परिभाषा है जो भाव हृदय में सदैव सुप्त अवस्था में रहते हैं और अवसर पाकर जागृत होते हैं। मतलब ये भाव हमारे अंदर हमेशा रहते हैं, बस सोए हुए होते हैं। हाँ, और इसका महत्व ये है कि ये रस का आधार यानी बेस है। और कुछ प्रमुख स्थायी भाव हैं, रति यानी प्रेम, शोक यानी दुख, क्रोध यानी गुस्सा, और उत्साह यानी जोश। और परीक्षा की दृष्टि से एक रस में केवल एक ही स्थायी भाव होता है। जी, हर रस का अपना एक स्थायी भाव होता है। ठीक है, अब दूसरे और तीसरे अंग विभाव और अनुभाव। डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंस। हाँ, तो विभाव का मतलब है कारण, कॉज। इसके 2 हिस्से हैं, आलंबन यानी पर्सन या ऑब्जेक्ट, और उद्दीपन यानी एनवायरनमेंट या सेटिंग। अच्छा, तो आलंबन वो हुआ जिसके कारण भाव जगा, और उद्दीपन वो माहौल हुआ जिसने भाव को और बढ़ाया। बिल्कुल, और अनुभाव का मतलब है प्रतिक्रिया, रिएक्शन। भाव जागने के बाद जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, जैसे कांपना या पसीना आना। और इसमें परीक्षा विशेष का एक बिंदु है कि सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं जिन पर हमारा वश नहीं होता, जैसे रोमांच या कंप। जी, ये शारीरिक प्रतिक्रियाएं अपने आप होती हैं। अब चौथा अंग, संचारी या व्यभिचारी भाव, ट्रांजिटोरी इमोशंस। इसकी परिभाषा है कि ये वो भाव हैं जो पानी के बुलबुलों की तरह बनते और मिटते रहते हैं। मतलब ये थोड़ी देर के लिए आते हैं। हाँ, और इनका कार्य स्थायी भाव को पुष्ट करना यानी स्ट्रेंथन करना है। और इनकी कुल संख्या 33 मानी गई है। जी, 33। इसके उदाहरण है हर्ष, विषाद, लज्जा, चिंता। और एक बहुत ही दिलचस्प परीक्षा विशेष तथ्य है, महाकवि देव ने छल नामक 34वां संचारी भाव माना था, लेकिन उसे मान्यता नहीं मिली। जी, ये एक रोचक तथ्य है जो पूछा जा सकता है। चलिए अब रसों के प्रकार देखते हैं। पहला है श्रृंगार रस, श्रृंगार रस द एरोटिक सेंटिमेंट। इसका स्थायी भाव है रति यानी प्रेम या लव, और इसका उपनाम है रसराज मतलब किंग ऑफ रसास, सभी रसों का राजा। और इसके 2 भेद हैं,
एक है संयोग श्रृंगार, जिसमें मिलन का वर्णन है, जैसे सीताराम का मिलन। और दूसरा है वियोग श्रृंगार, जिसमें बिछड़ने का वर्णन है, जैसे गोपियों का विरह। और परीक्षा के लिए एक बहुत बारीक अंतर समझना जरूरी है। वियोग श्रृंगार में आशा बनी रहती है, जबकि करुण रस में आशा समाप्त हो जाती है। बिल्कुल, वियोग में दोबारा मिलने की उम्मीद होती है। अब अगले दो रस, हास्य और करुण, ह्यूमर एंड पेथोस। हास्य रस का स्थायी भाव है हास यानी लाफ्टर। इसका कारण हो सकता है विकृत वेशभूषा, वाणी या चेष्टा, मतलब किसी की अजीब हरकतों को देखकर जो हंसी है। जी। और करुण रस का स्थायी भाव है शोक यानी ग्रीफ। इसका कारण है इष्ट वस्तु की हानि या प्रियजन की मृत्यु। और परीक्षा के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि भवभूति ने करुण रस को ही एकमात्र रस माना है, एको रसः करुणेव। जी, उनके अनुसार यही मुख्य रस है। अब आते हैं चौथे और पांचवें रस पर, वीर और रौद्र, हीरोइज्म एंड फ्यूरी। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, एंथुजियाज्म। इसके 4 प्रकार हैं, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। अच्छा, तो वीरता सिर्फ युद्ध में नहीं होती? नहीं, दान, दया और धर्म में भी होती है। और रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, एंगर। इसका कारण है अपमान या शत्रु द्वारा किया गया कोई अनिष्ट। और इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है परशुराम लक्ष्मण संवाद। ये रौद्र रस का बहुत अच्छा उदाहरण है। जी बिल्कुल। अगले हैं छठा और सातवां रस, भयानक और विभत्स, टेरर एंड डिस्गस्ट। भयानक रस का स्थायी भाव है भय यानी फियर। इसका कारण हो सकता है कोई डरावना दृश्य, शेर या भूकंप। और विभत्स रस, इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा, डिस्गस्ट। हाँ, ये मांस, रक्त, दुर्गंध या सड़ी गली वस्तुओं को देखकर उत्पन्न होता है। और परीक्षा की दृष्टि से युद्ध के पश्चात के दृश्यों में अक्सर विभत्स रस होता है। ये समझ आता है। अब 8वां और 9वां रस, अद्भुत और शांत, मार्वल एंड पीस। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, एस्टोनिशमेंट, कारण कोई अलौकिक या आश्चर्यजनक दृश्य। जी। और शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद यानी इनडिफरेंस या डिटैचमेंट। इसका कारण है संसार की नश्वरता का ज्ञान होना या ज्ञान प्राप्ति। और परीक्षा के लिए ये जरूरी है कि नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने शांत रस को स्वीकार नहीं किया था, ये बाद में जुड़ा। जी, उन्होंने इसे नाटक के लिए उपयुक्त नहीं माना था। और अब 10वां और 11वां रस, वात्सल्य और भक्ति, अफेक्शन एंड डिवोशन। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सल यानी स्नेह, जो बच्चों के प्रति होता है। और इसके सम्राट कवि हैं सूरदास। हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। बिल्कुल। और भक्ति रस का स्थायी भाव है भगवत विषयक रति यानी ईश्वर प्रेम। इसमें श्रद्धा और पूज्य भाव होता है। तो अब हम वापस भरत मुनि के रस सूत्र पर आते हैं। जी, द रास फॉर्मूला। सूत्र है विभावानुभाव्य व्यभिचारी संयोगाद्र सनिष्पत्ति है। अब इसका अर्थ ज्यादा साफ है। विभाव यानी स्टिमुलस, अनुभाव यानी रिस्पॉन्स, और व्यभिचारी यानी संचारी या ट्रांजिटरी स्टेट। इन तीनों के संयोग यानी कॉम्बिनेशन से रस की निष्पत्ति यानी मैनिफेस्टेशन होती है। और परीक्षा विशेष ये है कि इस सूत्र की व्याख्या 4 प्रमुख आचार्यों ने अलग अलग की है, भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। जी, इन चारों की व्याख्याएं बहुत प्रसिद्ध हैं। चलिए अब कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को जल्दी से देख लेते हैं। जी। सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है? श्रृंगार रस। संचारी भावों की संख्या 33। और सात्विक अनुभावों की संख्या 8। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8। और वर्तमान में मान्य रसों की कुल संख्या 11। 9 नवरस और 2 अन्य। अमर्ष क्या है? अमर्ष एक संचारी भाव है। और आखिर में आचार्य विश्वनाथ का एक प्रसिद्ध कथन है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। जी, इसका अर्थ है रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। ये काव्य की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। तो अब अगर हम पूरे अध्याय का सारांश देखें तो हम कह सकते हैं कि शब्द शक्ति अर्थ को समझने का साधन है, द टूल, और रस साहित्य का अंतिम लक्ष्य या आनंद है, द गोल। निष्कर्ष ये है कि बिना शब्द शक्ति के अर्थ नहीं और बिना रस के साहित्य नहीं। इसमें एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, साहित्य वह जादू है जो शब्दों के माध्यम से मन को बदल देता है। बहुत खूब। और परीक्षा के लिहाज से ये अध्याय 19 सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएसआई, आरओएआरओ, टीजीटी, पीजीटी के लिए अनिवार्य है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, हिंदी व्याकरण, छंद, काव्य का व्याकरण और सौंदर्य। इसका मतलब है कि हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत छंद के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कविता का व्याकरण और उसकी सुंदरता का आधार भी माना जाता है। बिल्कुल, और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। हाँ, ये परीक्षा की दृष्टि से याद रखना बहुत जरूरी है कि छंद का सबसे पहला जिक्र वो ऋग्वेद में किया गया था। ठीक है, तो अब छंद की परिभाषा पर आते हैं। गद्य यानी प्रोज, इसमें अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम और मात्रा गणना। मतलब यहाँ गद्य और पद्य में एक अंतर बताया गया है। गद्य में अक्षरों, उनकी संख्या या फिर मात्राओं की गिनती के नियम वो उतने सख्त नहीं होते। और पद्य यानी वर्स, ये यति मतलब पॉज और गति मतलब फ्लो से युक्त रचना होती है। गद्य व्याकरण से नियंत्रित होता है, जबकि पद्य छंद शास्त्र से। हाँ, पद्य यानी कविता एक ऐसी रचना है जिसमें यति यानी एक ठहराव होता है और गति यानी एक प्रवाह। गद्य तो सामान्य व्याकरण के नियमों से चलता है, पर पद्य छंद शास्त्र के नियमों से बंधा होता है। और एक और परीक्षा तथ्य,
पिंगल ऋषि को छंद शास्त्र का आदि प्रणेता माना जाता है, इसीलिए इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि छंद शास्त्र की शुरुआत पिंगल ऋषि ने की थी और इसी वजह से छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब देखते हैं छंद के 7 अंग। हाँ, अब हम छंद को बनाने वाले जो 7 हिस्से हैं उनके बारे में जानेंगे। ये हैं चरण या पद, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक और गण। तो ये 7 अंग हो गए चरण, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक और गण। और यहाँ एक और जरूरी बात है, छंद के नियमों का संकलन छंद सूत्र नाम के ग्रंथ में है। हाँ, तो परीक्षा के लिए ये याद रखना चाहिए कि छंद से जुड़े जितने भी नियम हैं उनका संग्रह छंद सूत्र नाम की किताब में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, चरण और वर्ण। ठीक है, तो अब हम चरण और वर्ण को थोड़ा और विस्तार से समझेंगे। चरण यानी फीट। प्रायः छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक पंक्ति को दल या पद कहते हैं। इसका मतलब है कि आमतौर पर किसी भी छंद में 4 हिस्से या चरण होते हैं और हर लाइन को दल या पद भी कहा जाता है। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, विषम चरण यानी पहला और तीसरा, और सम चरण यानी दूसरा और चौथा। अब वर्ण यानी लेटर, इसमें 2 तरह के हैं, लघु यानी शॉर्ट अ, ए, उ, री, और गुरु यानी लॉन्ग आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, ओ। सही है, वर्ण 2 तरह के होते हैं। छोटे स्वर जैसे अ, ए, उ, रे, ये लघु कहलाते हैं, और जो बड़े स्वर हैं जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये गुरु कहलाते हैं। और एक खास बात, कुछ छंदों में 4 की जगह 6 चरण होते हैं, जैसे कुंडलिया और छप्पे। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ विशेष छंद हैं जैसे कुंडलिया और छप्पे, उनमें 4 के बजाय 6 चरण होते हैं। ठीक है, अब आते हैं मात्रा की गणना पर। अब हम सीखेंगे कि मात्राओं को असल में गिना कैसे जाता है। तो ह्रस्व या लघु, इसका मान है 1 मात्रा। हाँ, ह्रस्व या लघु वर्ण की 1 मात्रा गिनी जाती है और इसका निशान आय जैसा होता है। इसमें अ, ए, उ, री और चंद्र बिंदु वाले अक्षर आते हैं। और दूसरा है दीर्घ या गुरु, इसका मान है 2 मात्राएं। इसमें आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अनुस्वार और विसर्ग वाले वर्ण आते हैं। बिल्कुल, दीर्घ या गुरु वर्ण की 2 मात्राएं गिनी जाती हैं और इसका निशान एस जैसा होता है। इसमें आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अनुस्वार और विसर्ग वाले अक्षर शामिल हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य है, आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं गिनी जाती है, जैसे क में जो क है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी नियम है। किसी भी आधे अक्षर की कोई मात्रा नहीं होती, उसे गिना नहीं जाता। अगला टॉपिक है यति, गति और तुक। चलिए, अब हम छंद के 3 और अंगों के बारे में जानेंगे, यति, गति और तुक। यति मतलब याति, छंद पढ़ते समय जहां सांस लेने के लिए रुकना पड़े। यति का मतलब है वो ठहराव या वो विराम जो छंद को पढ़ते समय लिया जाता है। फिर है गति, गति यानी छंद को पढ़ने का लय या प्रवाह। गति का मतलब है वो लय, वो स्पीड जिससे छंद को पढ़ा जाता है। और फिर तुक, तुक चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति, ये तुकांत भी हो सकता है और अतुकांत भी। हाँ, तुक का मतलब है चरण के आखिर में आने वाले एक जैसे जुनियाने वाले शब्द, जिसे हम अंग्रेजी में राइमिंग कहते हैं। तो ये तुकांत यानी राइमिंग वाला या अतुकांत यानी बिना राइमिंग वाला हो सकता है। इसमें एक जरूरी बात है, मुक्तक छंद में वर्ण और मात्रा के नियमों का पालन नहीं होता, केवल लय ही प्रधान होती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि मुक्तक छंद में वर्ण और मात्रा के नियम लागू नहीं होते। इसमें सिर्फ लय या कह सकते हैं कि रिदम पर ध्यान दिया जाता है। अब आते हैं गण पर, द ग्रुपिंग। वर्ण प्लस वर्ण प्लस वर्ण बराबर एक गण, मतलब 3 वर्णों के समूह को एक गण कहा जाता है। ये केवल वार्णिक छंदों में लागू होता है। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं और लघु यानी आई और गुरु यानी एस के क्रम से गण का निर्धारण होता है। सही है, गण का प्रयोग केवल वर्णिक छंदों में होता है। ये 3 अक्षरों का एक समूह होता है और कौन सा गण है ये लघु और गुरु वर्णों का जो क्रम होता है उसी से तय होता है। और एक फैक्ट, गणों की कुल संख्या 8 होती है। हाँ, ये याद रखना है कि हिंदी छंद शास्त्र में कुल 8 गण होते हैं। अब देखते हैं गण का सूत्र, यमाताराज भान सलगा। 8 गणों को याद रखने का एक ये सूत्र है, यमाताराज भानसलगा। इस सूत्र से 8 गण बनते हैं। यगण जिसका पैटर्न है ISS, मगण SSS, तगण SSI, रगण SIS, जगण ISI, भगण SIA, नगण III और सगण IIS। बिल्कुल, इस सूत्र से ये 8 गण बनते हैं, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। हर गण का अपना एक लघु गुरु का पैटर्न होता है, जैसे यगण का ISS, मगण का SSS वगैरह। और इस सूत्र के अंत में जो ल है उसका अर्थ है लघु और गा का अर्थ है गुरु। हाँ, सूत्र के आखिर में जो ल आता है उसका मतलब है लघु यानी 1 मात्रा और गा का मतलब है गुरु यानी 2 मात्रा। ये सूत्र को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। चलिए अब देखते हैं छंद के भेद। ठीक है, अब हम छंद के प्रकारों के बारे में जानेंगे। 3 मुख्य भेद हैं, मात्रिक छंद यानी मात्रिक,
ये मात्राओं की गणना पर आधारित है। फिर है वर्णिक छंद यानी वर्णिक, जो वर्णों की संख्या और क्रम पर आधारित है। और तीसरा है मुक्तक छंद, मुक्तका, जो नियमों से मुक्त आधुनिक कविता है। छंद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला मात्रिक छंद, जो मात्राओं की गिनती पर आधारित है। दूसरा वर्णिक छंद, जो वर्णों की संख्या और उनके क्रम पर। और तीसरा मुक्तक छंद, जो वो इन नियमों से आजाद होता है और आधुनिक कविताओं में इस्तेमाल होता है। और एक परीक्षा तथ्य, हिंदी की अधिकांश परीक्षाओं में मात्रिक छंद से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, तो परीक्षा की तैयारी के लिए ये जानना जरूरी है कि ज्यादातर सवाल मात्रिक छंद से ही आते हैं। तो फिर मात्रिक छंद का वर्गीकरण देखते हैं। ठीक है, अगर मात्रिक छंद के अंदर जो प्रकार है उनको देखेंगे। पहला है सममात्रिक, चारों चरणों में समान मात्राएं। उदाहरण चौपाई, रोला। सममात्रिक छंद वो होते हैं जिनके सभी 4 चरणों में बराबर मात्राएं होती हैं, जैसे चौपाई और रोला। दूसरा अर्ध सममात्रिक, इसमें पहला और तीसरा चरण बराबर होता है और दूसरा और चौथा चरण। उदाहरण दोहा, सोरठा। अर्ध सममात्रिक छंद में पहले और तीसरे चरण में मात्राएं समान होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में एक जैसी। इसके उदाहरण है दोहा और सोरठा। और तीसरा है विषम मात्रिक, इसमें चरणों में असमानता होती है। उदाहरण कुंडलिया, छप्पय। विषम मात्रिक छंदों के चरणों में मात्राओं की संख्या असमान होती है। इसके उदाहरण है कुंडलिया और छप्पय। और परीक्षा के लिए एक जरूरी बात, चौपाई सममात्रिक छंद का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि सममात्रिक छंद का सबसे प्रमुख उदाहरण चौपाई है। चारों चरणों में समान मात्राएं, यानी 16-16 मात्राएं प्रत्येक चरण में। बिल्कुल, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और एक नियम है कि अंत में जगण यानी ISI या तगण यानी SSI वर्जित है। हाँ, चौपाई के चरण के अंत में जगण या तगण का आना मना है, मतलब इनका प्रयोग नहीं किया जाता। और एक दिलचस्प तथ्य, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में चौपाई छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। ये जानकारी महत्वपूर्ण है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सबसे ज्यादा चौपाई छंद का ही उपयोग किया है। अब बात करते हैं दोहा की। ये एक अर्ध सममात्रिक छंद है। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11। कुल मिलाकर एक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं, जिसमें 13 और 11 मात्राओं पर यति होती है। और परीक्षा के लिए एक तथ्य, दोहा में तुक यानी राइम हमेशा दूसरे और चौथे चरण में मिलती है। हाँ, दोहा में तुकबंदी हमेशा दूसरे और चौथे चरण के अंत में होती है। अगला है सोरठा। ये भी अर्ध सममात्रिक है और ये दोहा का ठीक उल्टा होता है। सोरठा भी एक अर्ध सममात्रिक छंद है और जैसा कि बताया गया है, ये दोहा का बिल्कुल उल्टा होता है। तो इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। बिल्कुल, इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और इसका परीक्षा तथ्य, सोरठा में तुक प्रायः विषम चरणों यानी पहले और तीसरे में मिलती है। हाँ, सोरठा में तुकबंदी आमतौर पर पहले और तीसरे चरण के अंत में पाई जाती है। अब आते हैं रोला पर। ये एक सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और यति 11 और 13 मात्राओं पर। रोला एक सममात्रिक छंद है। इसकी हर पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं पर यति या विराम होता है। अंत में 2 गुरु यानी SS या 2 लघु यानी I होते हैं। तो दोहा में 13 और 11 अलग अलग चरण हैं, जबकि रोला में 24 मात्रा की एक पूरी पंक्ति है। बिल्कुल, रोला के अंत में या तो 2 गुरु वर्ण होते हैं या 2 लघु वर्ण। और ये दोहा से इसी तरह अलग है कि इसमें 24 मात्राओं की एक ही पंक्ति होती है, जबकि दोहा में 13 और 11 मात्राओं के 2 अलग अलग चरण होते हैं। और एक तथ्य, काव्य मंजूषा में रोला छंद का प्रयोग बहुतायत से मिलता है। काव्य मंजूषा नाम की जो रचना है, उसमें रोला छंद का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं कुंडलियां। ये एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें दोहा की 2 पंक्तियां और रोला की 4 पंक्तियां होती हैं, कुल मिलाकर 6 पंक्तियां। हाँ, कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है। ये 6 पंक्तियों का होता है, जिसमें पहली 2 पंक्तियां दोहा की होती हैं और बाद की 4 पंक्तियां रोला की। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, जिस शब्द से शुरू होता है उसी पर समाप्त होता है और दोहा का चौथा चरण ही रोला का पहला चरण होता है। इसकी 2 खास पहचान है। पहली, ये जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पर खत्म भी होता है, और दूसरी, दोहे का चौथा चरण ही रोला का पहला चरण बन जाता है। और परीक्षा के लिए ये एक संयुक्त छंद है जो दोहा और रोला को मिलाकर बनता है। बिल्कुल, कुंडलिया एक मिला जुला या कह सकते हैं कि संयुक्त छंद है जो दोहा और रोला से मिलकर बनता है। अगला है छप्पे। ये भी विषम मात्रिक है। इसमें रोला की 4 पंक्तियां और उल्लाला की 2 पंक्तियां होती हैं, कुल 6 पंक्तियां। छप्पे भी एक विषम मात्रिक और संयुक्त छंद है। ये भी 6 पंक्तियों का होता है, जिसमें पहले 4 चरण रोला के और आखिरी 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। तो इसके प्रथम 4 चरण रोला के यानी 24 मात्राएं और अंतिम 2 चरण उल्लाला के यानी 26 या 28 मात्राएं। हाँ, इसके पहले 4 चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं और अंतिम 2 चरणों में 26 या 28 मात्राएं होती हैं। और एक जरूरी तथ्य,
चंद का पृथ्वीराज रासो छप्पीय छंद का उत्कृष्ट उदाहरण है। चंद बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासों में छप्पीय छंद का बहुत अच्छा प्रयोग देखने को मिलता है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण मात्रिक छंद। ठीक है, अब कुछ और महत्वपूर्ण मात्रिक छंदों को देखते हैं। बरवै, यह अर्धसम मात्रिक है, 12 और 7 कुल 19 मात्राएं। और ये अवधी भाषा का प्रिय छंद है। बरवे एक अर्धसम मात्रिक छंद है जिसमें 19 मात्राएं होती हैं 12 और 7 पर यति के साथ, और ये अवधी भाषा में बहुत लोकप्रिय है। फिर है गीतिका, अर्धसम मात्रिक 15 और 13 कुल 28 मात्राएं। गीतिका भी एक अर्धसम मात्रिक छंद है जिसमें 28 मात्राएं होती हैं 15 और 13 पर यति के साथ। और हरि गीतिका ये सम मात्रिक है, 16 और 12 कुल 28 मात्राएं। हरि गीतिका एक सम मात्रिक छंद है जिसमें 28 मात्राएं होती हैं 16 और 12 पर यति के साथ। और एक फैक्ट, मैथिली शरण गुप्त को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। हाँ, मैथिली शरण गुप्त जी को हरिगीतिका छंद में महारत हासिल थी, इसीलिए उन्हें इसका बादशाह कहा जाता है। अब आते हैं वर्णिक छंद पर। वर्णिक छंद, इसमें वर्णों की संख्या और गणों का क्रम निश्चित होता है। वर्णिक छंद वो होते हैं जिनमें मात्राओं की जगह वर्णों यानी अक्षरों की गिनती होती है और गणों का क्रम भी तय होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। इंद्रवज्रा जिसमें 11 वर्ण होते हैं, सवैया जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं, यह ब्रजभाषा का प्रिय है, और कवित्त या मनहरण इसमें 31 से 33 वर्ण होते हैं। इंद्रवज्रा में 11 वर्ण, सवैया में 22 से 26 वर्ण जो ब्रजभाषा में लोकप्रिय है, और कवित्त जिसमें 31 से 33 वर्ण होते हैं। और परीक्षा तथ्य, घनानंद और रसखान ने सवैया छंद में अद्भुत रचनाएं की हैं। हाँ, घनानंद और रसखान जैसे कवियों ने सवैया छंद का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। अब देखते हैं मुक्तक छंद, फ्री वर्स। ये वर्ण और मात्रा के बंधन से मुक्त है। मुक्तक छंद जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वर्ण और मात्रा के नियमों से पूरी तरह आजाद होता है। इसमें केवल नाद सौंदर्य और भाव प्रवाह पर ध्यान दिया जाता है। ये आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख शैली है। हाँ, इसमें केवल ध्वनि की सुंदरता और भावों के प्रवाह पर ध्यान दिया जाता है, और ये आज की हिंदी कविता की मुख्य शैली है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य है, निराला जी की कविता जूही की कली मुक्तक छंद का प्रथम उदाहरण मानी जाती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता जूही की कली को हिंदी में मुक्तक छंद का पहला उदाहरण माना जाता है। अंत में एक परीक्षा सारांश। ठीक है, अब परीक्षा के लिए एक संक्षिप्त सारांश देखते हैं। चौपाई प्रकार है सम और मात्रा गणना है 16-16। चौपाई सममात्रिक, हर चरण में 16 मात्राएं। दोहा प्रकार है अर्धसम, मात्रा गणना है 13-11। दोहा अर्ध सममात्रिक, 13 और 11 मात्राएं। सुरठा अर्धसम, मात्रा गणना 11-13। सोरठा अर्ध सममात्रिक, 11 और 13 मात्राएं। रोला सम, मात्रा गणना 24 जिसमें 11-13 पर यति है। रोला सममात्रिक, 24 मात्राएं, 11 और 13 पर यति। कुंडलिया विषम जो दोहा और रोला को मिलाकर बनता है। कुंडलिया विषम मात्रिक जो दोहा और रोला से मिलकर बनता है। और बरवे अर्धसम, मात्रा गणना 12-7। बरवे अर्ध सममात्रिक, 12 और 7 मात्राएं। और एक बात याद रखें, छंद पहचानते समय सबसे पहले चरण की मात्राएं गिनें। और अंत में ये याद रखना है कि किसी भी छंद को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सबसे पहले उसके पहले चरण की मात्राओं को गिना जाए। तो अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। अलंकार, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, इसका मतलब है कि आज हम अलंकार पर बात करने वाले हैं, वो क्या कहते हैं, वो तत्व जो कविता को और सुंदर बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये विषय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। अलंकार का परिचय। हाँ, इंट्रोडक्शन टू अलंकार, मतलब ये अलंकार है क्या। इसका शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो ये अलम और कार से बना है। अलम मतलब भूषण या सजावट, और कार मतलब करने वाला। अच्छा, तो अलम मतलब आभूषण और कार मतलब करने वाला। हाँ, तो अलंकार का मतलब हुआ सजाने वाला। बिल्कुल, सजाने वाला। परिभाषा भी यही कहती है क्या कि जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। बिल्कुल, आसान भाषा में। और इसकी जो औपचारिक परिभाषा है वो है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। ओके। और हाँ, एक एग्जाम फैक्ट, अलंकार शब्द का संधि विच्छेद है अलम प्लस कार, म में हलंत के साथ। अच्छा, ये याद रखने वाली बात है। तो ये तो हो गई परिभाषा। अब इसके भेद, मतलब इसके प्रकार भी होंगे। हाँ, अलंकार के भेद बताइए। देखिए, मुख्य रूप से 3 हैं। पहला है शब्दालंकार। शब्दालंकार, इसमें सारा सौंदर्य शब्दों पर आधारित होता है। ओके, शब्दों पर। दूसरा है अर्थालंकार। इसमें सौंदर्य अर्थ पर आधारित होता है। ठीक है, यानी मीनिंग पर। और तीसरा है उभयालंकार, जो शब्द और अर्थ दोनों का मतलब एक मिश्रित रूप है। अच्छा, पर एग्जाम के लिए एक जरूरी बात यह है कि मुख्य रूप से परीक्षा में केवल शब्दालंकार और अर्थालंकार ही पूछे जाते हैं। तो हमारा फोकस इन्हीं 2 पर रहेगा। चले फिर शब्दालंकार से शुरू करते हैं। हाँ, शब्दालंकार, फिगर्स ऑफ साउंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब काव्य में शब्दों के विशेष प्रयोग से सौंदर्य या एक तरह का चमत्कार उत्पन्न होता है। और इसकी खासियत यह है कि यदि शब्द बदल दिया जाए तो वो चमत्कार समाप्त हो जाता है। अच्छा, मतलब अगर हम उस शब्द की जगह उसका पर्यायवाची भी रख दें तो वो बात नहीं रहेगी। बिल्कुल नहीं रहेगी, वो जादू खत्म हो जाएगा। समझ गई। इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? इसके 3 मुख्य प्रकार हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है। ठीक है, तो पहले अनुप्रास से शुरू करें। हाँ, अनुप्रास अलंकार
ये तब होता है जब एक ही वर्ण मतलब लेटर या साउंड की आवृत्ति बार बार हो। अच्छा, जब कोई एक अक्षर बार बार दोहराया जाए। जैसे वो एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। तरनी तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। हाँ, यही वाला। इसमें आप देखेंगी त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। हाँ, त बार बार आ रहा है। हाँ, तो ये अनुप्रास हो गया। बिल्कुल। और परीक्षा के लिए एक फैक्ट ये भी है कि इसमें स्वरों की मतलब वाउल्स की समानता जरूरी नहीं है, केवल व्यंजनों कॉन्सोनेंट्स की आवृत्ति देखी जाती है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो क्या अनुप्रास के भी प्रकार होते हैं? हाँ, अनुप्रास के भी मुख्य प्रकार हैं। जैसे पहला है छेकानुप्रास। इसमें एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार होती है। मतलब वो अक्षर कुल 2 बार आएगा। हाँ, सिर्फ एक बार दोहराया जाएगा। दूसरा है वृत्त्यानुप्रास। इसमें एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है। अच्छा, मतलब 2 से ज्यादा बार। बिल्कुल। और तीसरा है लाटानुप्रास। इसमें पूरा शब्द या वाक्य ही दोहराया जाता है पर उसका तात्पर्य अलग होता है। पूरे शब्द या वाक्य की आवृत्ति, ये तो काफी अलग है। हाँ, और एक एग्जाम नोट ये भी है कि लाटानुप्रास अक्सर गुजराती और राजस्थानी प्रभाव वाली हिंदी में ज्यादा देखा जाता है। ओके, तो ये तो हुआ अनुप्रास। अब अगला क्या था? यमक। हाँ, यमक अलंकार। ये तब होता है जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग हो। अच्छा, शब्द वही पर मतलब अलग। जैसे वो कनक कनकते सौगुनी। बिल्कुल वही, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। यहाँ जो पहला कनक है उसका मतलब है सोना, गोल्ड, और दूसरे कनक का मतलब है धतूरा। अच्छा, तो एक कनक सोना है और दूसरा धतूरा। हाँ, और एग्जाम के लिए एक ट्रिक ये है कि यमक में शब्द का जोड़ा मतलब पैर अक्सर दिखता है। ठीक है, ये पहचानना आसान हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे पर, श्लेष अलंकार। इसमें क्या होता है? देखिए, श्लेष का मतलब भी होता है चिपका हुआ। तो इसमें शब्द एक बार प्रयुक्त होता है लेकिन उसके अनेक अर्थ चिपके होते हैं। एक शब्द पर मतलब कई सारे। इसका कोई उदाहरण? हाँ, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। यहाँ पानी शब्द के 3 अलग अलग संदर्भ में 3 अलग अर्थ हैं। मोती के लिए पानी का मतलब है चमक यानी शाइन। अच्छा। मानुष यानी इंसान के लिए पानी का मतलब है इज्जत, रिस्पेक्ट। और चून यानी चूने के लिए इसका मतलब है जल, वाटर। वाह, एक ही पानी शब्द के 3 मतलब। तो फिर यमक और श्लेष में कंफ्यूजन हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो यमक और श्लेष का अंतर समझना जरूरी है। बताइए। यमक में शब्द अनेक बार आता है और अर्थ भी अलग अलग होते हैं। ठीक। जबकि श्लेष में शब्द एक ही बार आता है पर उसके अर्थ अनेक होते हैं। अच्छा, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यमक में दोहराव जरूरी है और श्लेष में संदर्भ जरूरी है। एकदम सही। यमक में रेपिटेशन, श्लेष में कॉन्टेक्स्ट। ये तो बहुत अच्छे से साफ हो गया। तो ये थे शब्दालंकार। अब अर्थालंकार पर चले। हाँ, अब आते हैं अर्थालंकार पर। फिगर्स ऑफ मीनिंग। ये तब होता है जब काव्य में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न हो। मतलब यहाँ पर सुंदरता शब्दों में नहीं बल्कि उनके मतलब में छिपी होती है। बिल्कुल, और इसकी विशेषता यही है कि शब्द बदलने पर भी सौंदर्य बना रहता है। आप पर्यायवाची रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो इसमें कौन कौन से मुख्य प्रकार हैं? इसमें है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। पहला, उपमा अलंकार। हाँ, उपमा। इसमें जब समान धर्म मतलब कॉमन ट्रेड के आधार पर 2 वस्तुओं की तुलना की जाए। तुलना, सिमिली। हाँ, इसके 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय मतलब जिसकी तुलना हो रही है और उपमान मतलब जिससे तुलना हो रही है। बिल्कुल। और वाचक शब्द वो कनेक्टर है, जैसे सा, सी, से। और साधारण धर्म वो कॉमन गुण है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला। हाँ, इसमें मन उपमेय है, उसकी तुलना पीपर पात यानी पीपल के पत्ते से हो रही है तो वो उपमान है। डोला यानी डोलना ये साधारण धर्म है और सरिस वाचक शब्द है। ये तो बहुत साफ हो गया। और उपमा को पहचानने की कोई ट्रिक भी है? हाँ, एक तरह की चीट शीट है। बताइए। ट्रिक ये है कि योजक चिन्ह यानी हाइफन के बाद यदि सा, सी, से, सम या सरिस जैसे शब्द आए तो वो उपमा होता है। अच्छा, जैसे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। हाँ, इसमें हाथी सा में ये ट्रिक काम कर रही है। बिल्कुल। इफ सा सी फॉलोज अ हाइफन इट इज लाइकली उपमा। ये तो बहुत आसान हो गया। अब अगला है रूपक अलंकार मतलब उपमेय यानी मेटाफोर। इसमें उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं रहता, दोनों एक हो जाते हैं। मतलब यहाँ तुलना नहीं होती, एक को दूसरा मान ही लिया जाता है। हाँ, जैसे उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। इसका विश्लेषण करें तो यहाँ पैरों को ही कमल मान लिया गया है, ये नहीं कहा कि पैर कमल जैसे हैं। कहा है कि पैर ही कमल है। बिल्कुल। और इसको पहचानने की भी एक ट्रिक है। क्या? इसमें भी अक्सर 2 शब्दों के बीच योजक चिन्ह होता है लेकिन उसके पीछे सा या सी नहीं होता। अच्छा, तो चरण कमल में योजक चिन्ह है पर सा नहीं है, ये रूपक हो गया। हाँ, यही इसकी पहचान है। वाह, उपमा और रूपक का अंतर अब एकदम साफ है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में जब उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना व्यक्त की जाए। कल्पना या संभावना मतलब एज इफ वाली बात। हाँ, पोएटिक प्रोबेबिलिटी। जैसे कि उदाहरण है उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। बिल्कुल, यहाँ पर कांपते हुए शरीर में ऐसी कल्पना की जा रही है कि मानो सोता हुआ सागर जा गया हो। तो क्या उत्प्रेक्षा को पहचानने के लिए भी कोई कीवर्ड्स है? हाँ, बिल्कुल है। क्या है? जनु जानो मनु मानो मनहु जनहु। अरे वाह, तो ये तो और भी आसान है। अगर पद में मनु या मानो या जनु जानो दिखे तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। हाँ, ये पक्की पहचान है। ठीक है, अब आते हैं अतिशयोक्ति अलंकार पर।
हाइपरबली। हाँ, अतिशयोक्ति। जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर, मतलब लोक सीमा से बाहर किया जाए। डिस्क्रिप्शन बियॉन्ड रियलिटी। हाँ, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। इसमें तो बात बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कही गई है। बिल्कुल। विश्लेषण यही कहता है कि पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका का जल जाना असंभव है। यही अतिशयोक्ति है। समझ गए। अच्छा, दो और अलंकार हैं, भ्रांतिमान और संदेह। इनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। हाँ, तो भ्रांतिमान और संदेह का अंतर समझ लेते हैं। भ्रांतिमान में भ्रम पक्का हो जाता है, जैसे रस्सी को सांप समझकर भाग जाना। अच्छा, मतलब गलती से कुछ और पक्का मान लेना। हाँ, और संदेह में अनिश्चय बना रहता है, ये है या वो है वाली स्थिति, जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। यहाँ तय ही नहीं हो पा रहा है। हाँ, अनिश्चितता बनी हुई है, यही संदेह है। ओके, अब ये भी साफ हो गया। अब आखिरी वाला, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन, जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़, पौधे, बादल में मानवीय भावनाओं का आरोप हो। मतलब जब प्रकृति की चीजों को इंसानों की तरह काम करते दिखाया जाए। हाँ, जैसे उदाहरण है फूल हंसे कलियां मुस्काएं। इसमें फूलों को हंसते और कलियों को मुस्कुराते दिखाया है, जो कि इंसानी काम है। बिल्कुल। और एग्जाम के लिए टिप यही है कि लुक फॉर नेचर डूइंग ह्यूमन एक्शंस, जैसे मुस्कुराना, रोना, नाचना। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो अब एक बार फटाफट परीक्षा के लिए एक सारांश देख लें। हाँ, बिल्कुल। मास्टर चीट शीट। अनुप्रास, वर्णों की आवृत्ति। यमक, शब्दावृत्ति पर अर्थ अलग। श्लेष, एक शब्द पर अनेक अर्थ। उपमा सासी से सम जैसे कीवर्ड्स। और रूपक योजक चिन्ह पर सा नहीं। और उत्प्रेक्षा। जनो, जानो, मनु, मानो, इमेजिनेशन। बहुत बढ़िया। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यही है कि अलंकार काव्य की आत्मा तो नहीं, पर उसका आभूषण जरूर है। ये बहुत अच्छी बात कही। और परीक्षा के लिए कोई आखिरी सलाह? फाइनल एग्जाम टिप यही है कि सबसे पहले वाचक शब्दों को ढूंढें, जैसे सा, सी या मनु, मानो। यदि वे न मिले तब अर्थ पर ध्यान दें। ये बहुत ही काम की सलाह है और आपकी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। हाँ।